हेलो शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई मस्त जारी होगी। और आज सफलता के सीरीज में जो अध्याय हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत ही गौर से पढ़ेंगे। बहुत ही सारे सवाल पूछे गए हैं आपके यहाँ, और प्रीवियस अगर हम देखें तो अपने पहले की कक्षाओं से बहुत सारी बातें इसमें जानते होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राणियों में पाए जाने वाले ऊतक के बारे में, कि कैसे कैसे ऊतक पाए जाते हैं, एनिमल टिश्यू कैसे कैसे होते हैं, उनके काम क्या होते हैं और कैसे वो बने होते हैं, उनकी ओरिजिन क्या होती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ऊतक के बारे में तो हम बहुत पहले से ही जान रहे हैं। ऊतक के बारे में हम क्लास 6 से लगभग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और क्लास 6 से पढ़ना जब शुरू करते हैं तो हमें एक जनरल आइडिया होता है। ठीक है कि हम गलत पढ़े होते हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया होता है, तो हम उसी को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आता नहीं होगा या आप पहले सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस प्राणियों के संरचनात्मक संगठन में हमें पढ़ना क्या है। तो संरचनात्मक संगठन की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऊतक के बारे में। किसके बारे में भैया, ऊतक क्या होता है, यानी टिश्यू के बारे में बात करेंगे। भैया हम जानेंगे कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू होता क्या है भाई, टिश्यू क्या होता है इसको तो पहले जान लेंगे, और कितने प्रकार का होता है इसको जान लेंगे। लेकिन हम एग्जैक्टली अगर किसी प्राणी को बताना स्टार्ट करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम चर्चा करें, किसी भी जीव की अगर हम चर्चा करें, तो हम जीव को अगर देखें तो अपने हिसाब से अगर हम देखें तो जीव दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा भैया, तो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर हो सकता है। यानी कोई भी जीव या तो एक सिंगल कोशिका से बना होगा तो उसे हम कहेंगे एक कोशिकीय, या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होगा तो उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय। अगर हम नॉर्मली देखें, जैसा कि हम एक स्ट्रक्चरल हायरार्की देखें अगर हम कैसा होता है, तो बहुत पहले से ही आप जान रहे होंगे कि अगर हम देखें हायरार्की को ऐसी, तो हम बोला करते थे शुरू में ही कि कोशिका होती है कहीं, और यही कोशिका जो होती है क्या करती है, यूनाइट होती है। ये जो कोशिका होती हैं वही एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज होके ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं। अभी हम सबको अलग अलग देखेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जानना चाहें तो ऊतक बन गया। ऊतक हम बोलते थे कि ऊतक ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। ऊतक ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और एक से ज्यादा अंग मिलकर किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करें तो बनता है क्या, अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र। और ऐसे हम बोलते हैं कि हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है या प्राणी बनता है। चलिए हमने ऑर्गेनिज्म लिख दिया, हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म लिख दिया। चलिए अच्छी बात, ऑर्गेनिज्म जब लिख दिया दोस्त, तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि जो केवल सिंगल कोशिका से यानी एक कोशिका से बना होगा वो ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जाएगा। सिंपल सी बात है, उसे हम एक कोशिकीय बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्राणी या कोई जीव जो है एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है, ऐसा भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और अल्टीमेटली क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। इसी बेसिस पे हम बात करें तो कोई भी जीव जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। एक कोशिकीय कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई ऐसा जीव जो जिसका पूरा जो शरीर है या जो भी उसमें स्ट्रक्चर है, जो भी उसमें फंक्शन है, वो केवल एक कोशिका के द्वारा हो रहा है या एक कोशिका से बना हुआ है। बहुकोशिकीय कहने का मतलब क्या है भैया, तो मोर देन वन कोशिका। ठीक है, मोर देन वन कोशिका बोलने का मतलब कि कोशिकाओं का नंबर ज्यादा है। यहां पे कोशिकाओं का नंबर क्या है, ज्यादा है यहां पे, तो उन्हें हम बोल रहे हैं बहुकोशिकीय बोल रहे हैं। अब जब भी बहुकोशिकीय की बात आएगी तो हो सकता है कि कोशिकाएं अपना अलग अलग काम परफॉर्म करती हों, या ऐसा भी हो सकता है कि कोशिकाएं थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्पेशलाइज्ड हो गई हों और उन्होंने ऊतक बना लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि यही ऊतक ऑर्गेनाइज होकर अंग बना लिए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि यही अंग मिलके अंग तंत्र बना लिए हों। तो अंग तंत्र जब भी हम बोलते हैं तो उसमें हम सीधे डिफाइन करते हैं इस बात को कि अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम हम तभी कहेंगे जब दो या दो से अधिक अंग मिलके किसी एक साझे फंक्शन को परफॉर्म करते होंगे, तो हम बोलेंगे अंग तंत्र बन रहा है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र, या बोलते हैं श्वसन तंत्र, या बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र। कोई भी तंत्र अगर हम बोल रहे हैं, जैसे हमने बोल दिया पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में हम देखेंगे हमारा मुख होता है, हमारा ग्रसिका होता है, ग्रहणी होती है, अमाशय होता है, अग्नाशय होता है, लीवर यानी यकृत होता है। ये तमाम अंग मिलके बस एक ही साझे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो क्या होता है, खाने को पाचित करना। तो हम बोलते हैं पाचन तंत्र बन रहा है हमारा। यानी दो या दो से अधिक अंग मिलके जब एक साझे फंक्शन को परफॉर्म करें तो हम बोलते हैं कि अंग तंत्र बन रहा है। तो ऐसे हो सकता है।
ऐसा पढ़ा भी हमने, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है जो अभी तक आप जानते ना हो उसको। चलिए भाई, तो अब हम बात करेंगे किसके, ऊतक के बारे में। जब भी हम ऊतक के डिफाइन करते हैं, देखेंगे हम उसके कितने प्रकार होते हैं, लेकिन जब भी हम ऊतक की परिभाषा देते हैं तो बहुत शुरू की परिभाषा अगर हम याद करें तो हम बोलते थे टिश्यू जो होते हैं यानी ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं का एक समूह होता है। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसा बोला करते थे। और बोला करते थे कि विच परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन, विच परफॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शन। हम बोला करते थे कि जो ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं का एक समूह होता है जो एक समान फंक्शन यानी कार्य परफॉर्म करते हैं और उनका संरचना भी समान होती है। ऐसा हम शुरू में पढ़ते हुए आते हैं। ऐसा क्या होता है, जब हम इनिशियल डेज में होते हैं अपने पढ़ाई के, क्लास 6 में, क्लास 7 में होते हैं, तब हमें ऊतक के बारे में ऐसी परिभाषा दी जाती है। लेकिन जब हम बड़े हायर क्लासेस में आते हैं, जैसे कि आप आ चुके हो, वहां पे पढ़ेंगे तो हम बोलते हैं ऊतक जो है कोशिकाओं का वह समूह है जो हो सकता हो कि संरचना में समान हो या ना हो, कार्य में समान हो या ना हो, लेकिन वो एक कॉमन फंक्शन, एक साझे फंक्शन में इन्वॉल्व होते होंगे, उनकी एक हिस्सेदारी होती होगी। और एक बात और कि उनकी ऑरिजिन यानी जो उत्पत्ति होती होगी वो हमेशा समान रहती होगी। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं, ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोल रहे होते हैं। चलिए, ऊतक बोल दिया हमने, अच्छी बात है। ऊतक जब बोल दिया हमने तो ऊतक क्या होते हैं बता दिया। अब हम ऊतक देखेंगे कि यही ऊतक हमारे यहाँ कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो यही ऊतक हमारे यहाँ 4 तरीके के होते हैं। यही ऊतक हमारे यहाँ कितने तरह के होते हैं, 4 तरीके के। 4 तरीके के कौन कौन से ऊतक है भैया, तो 4 तरीके के ऊतक का जिक्र करेंगे। तो हमारा पूरा शरीर जो है, जो हम बने हुए हैं, ऐसे जो आप बैठ के पढ़ रहे हो, वो 4 तरह के ऊतक से ही मिलके बना हुआ है। वो 4 तरीके के ऊतक से ही मिलके बना हुआ है। जो पहला उसमें होता है उसे कहते हैं उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हमारे पास होता है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हमारे पास होता है पेशी यानी मस्कुलर टिश्यू। और चौथा होता है हमारे पास नर्वस टिश्यू। ये 4 तरह के ऊतक मिलके हमारे शरीर के सारी संरचनाएं, यानी हम पीयूष तिवारी जो दिख रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट या हिस्सेदारी कहें तो केवल और केवल 4 तरह के ऊतकों की है। कौन कौन सी भैया, तो पहला है उपकला ऊतक, दूसरा संयोगी ऊतक, तीसरा तंत्रिकीय ऊतक और चौथा पेशीय ऊतक। ऊतक के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम आपको बता रहे थे कि ऊतक क्या होता है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो कार्य में, संरचना में समान हो या ना हो, लेकिन वो एक साझा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, साझा कार्य करते हैं और उनकी उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है। 3-4 ऊतकों के बारे में हमें पढ़ना है तो ये एनिमल टिश्यू का पूरा डिटेल होगा। फिर इसी के बाद इसी चैप्टर में हम कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपके यहाँ फ्रॉग और अर्थवॉर्म भी था लेकिन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सभी जटिल जंतुओं में ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और इन्हें 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम समझेंगे थोड़ा सा उपकला ऊतक क्या होता है। एक एक करके सबको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि भैया अगर हम उपकला ऊतक बोल रहे हैं तो क्या होगा। उपकला ऊतक की बात करेंगे यानी एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक की बात करने वाले हम लोग हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, और बात करना भी चाहिए। बात करेंगे उपकला ऊतक के बारे में। तो उपकला ऊतक जो होता है हमारा, उपकला जो ऊतक होता है, देखें अगर यहां पे हम लिख लें उपकला ऊतक। उपकला ऊतक लिख लें यहां पे। चलिए हम जानते हैं कि उपकला ऊतक होता कितने प्रकार के हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू हमारे कितने प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को थोड़ा जान लें। तो जब भी हम एपिथेलियल टिश्यू का जिक्र करेंगे, उपकला ऊतक का जिक्र करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो उपकला हमारी होती है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भैया, तो एक को बोलते हैं सरल उपकला। क्या बोलते हैं भैया, सरल उपकला। दोनों का डिफिनेशन पहले समझ लेंगे। सरल उपकला क्या बोलते हैं, सरल उपकला। और दूसरे को बोलते हैं क्या, संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला यानी 2 तरह की उपकलाएं पढ़ेंगे। पहले तो हम जानेंगे उपकला होता क्या है, इसमें सरल का क्या कार्य है, या किसी को हम सरल क्यों कह रहे हैं, किसी को हम संयुक्त क्यों कह रहे हैं, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम जान लेते हैं अपनी भाषा में भैया कि ये सरल क्या होता है और ये संयुक्त क्या होता है। जब सरल और संयुक्त की बात करना हम स्टार्ट करेंगे तो उपकला जो होती है हमारी,
उपकला के बारे में पहले हम जानेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम कह रहे हैं, जब भी हम शुरू के कक्षाओं में आप पढ़े होंगे तो हमने कार्य के हिसाब से ऊतक को बांटा होगा। हमने बताया होगा कोई सपोर्टिव टिश्यू होता है यानी जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोई बोला होगा कि प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कोई कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी संयोगी ऊतक होता है जो हमारे सभी ऑर्गन्स यानी सभी अंगों को आपस में जोड़ के रखता है। ऐसा पढ़ा होगा आपने। कोई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हुआ करता था, हम देखते थे कि रक्त या लसीका का जिक्र करते थे उसमें। तो ऐसे हम कार्य के हिसाब से पहले ऊतकों को बांटा करते थे। तो अगर हम उपकला ऊतक की बात करें तो उपकला ऊतक जो है हमारे यहां प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बात आई जहन में कि भैया प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करता है? बंदूक से। किससे प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन? तो हमारे बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। हमारे बॉडी को जो उपकला होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हमारे शरीर में, कोई भी पैथोजन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में ऐसे इंटर कर जाए। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना हमारे एपिथेलिया का काम है। हमारे एपिथेलिया का काम है कि हमें बाहरी चीजों से बचा के रखे। तो इसीलिए जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे अंग होते हैं, उनके अंदर की लाइनिंग और बाहर का जो आस्तर होता है वो हमेशा कौन बनाता है? एपिथेलिया बनाती है। इसका काम होता है कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहरी वातावरण से। जैसे मान लीजिए कि अब एक एग्जाम्पल बना के दिखा दे आपको, तो हम ये भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आहार नाल बना दिया किसी बंदे का। चलिए आहार नाल थोड़ा साइज बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बना लूं, हमने बना लिया आहार नाल, तो पहले माउथ बनाया, ऐसे समझिएगा। मान लीजिए हमने बोला कि ये नासा गुहा है और फिर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है? मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा है। ये हमारा मुख गुहा है और ये नासा गुहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मुख गुहा अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा माउथ है इसके थ्रू मुख गुहा बाहर खुलता है। तो अगर हम खोल के देखें तो सांस ले रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहर का वातावरण डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो मुख गुहा का जो आस्तर होगा वो एपिथेलियम ही तो बनाती होगी, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है। फिर यही अंदर लेके चले जाइए तो हमारी ग्रसिका होती होगी, फिर हमारा पास अमाशय आता होगा। ये अंदर एक पाइप नुमा संरचना है, तो जो भी खाने वाला आइटम इस पाइप में डालेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसके, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए देखेंगे कि जो अंदर की लाइनिंग होती है हमारे अंगों की, उसे एपिथेलिया से आस्तरित किया गया रहता है और बाहर की भी। ठीक है, तो आस्तरण जो होता है हमारे शरीर का, यानी कुल मिलाजुला के इनका एपिथेलिया यानी उपकला की बात जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो प्राइमरी काम होगा यानी सबसे प्राथमिक काम हमारे उपकला का क्या होता है कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना, बचाना। किससे भैया? तो बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहर के वातावरण से हमारे शरीर को बचा के रखना, ये इनका काम होता है। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है, क्लियर है। तो हम एपिथेलिया की बात करें, हम बात कर रहे थे उपकला ऊतक की। तो उपकला ऊतक दो तरह से होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं? दो तरह के। तो एक को हम बोलते हैं सिंपल उपकला यानी सरल उपकला, और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड या संयुक्त उपकला। दोनों का मतलब समझ लेते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, जब भी हम ऊतक बोलते हैं तो हम बोलते हैं क्या कि ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह होता है। बोलते हैं ऐसा, हम बोलते हैं कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। आगे भले बोलते हैं कि वो कार्य में समान हो ना हो, संरचना में समान हो ना हो, लेकिन उनका जो मतलब होगा, उनका जो कार्य करने का तरीका होगा, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट उनका सेम होगा। देखेंगे अब अपने ऊतक में ही देखेंगे कि जब हम उपकला ऊतक कॉमनली बोल रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास कई ऊतक ऐसे होंगे, कई उपकला ऐसी होंगी जिनका स्ट्रक्चर आपस में अदल बदल करके होगा। एक तरीके का संरचना नहीं होगा उनका और एक तरीके का कार्य भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, एक साझा कार्यक्रम के तहत कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे तो सरल उपकला में हम देखते हैं तो उपकला जिन भी कोशिकाओं से बनी हुई है, अगर एक सिंगल लेयर में अरेंज है, जिस भी कोशिका से उपकला बनी है, अगर केवल एक ही परत से बनी हुई है कोशिकाओं की, तो उसे हम बोलते हैं सरल उपकला। कोशिकाओं की एक ही परत से बनी होती है। यह देह गुहाओं
वाहिकाओं और नलिकाओं को आस्तरित करने का काम करती है। यानी सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे, यानी सरल उपकला की बात करेंगे, तो इसमें जो भी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती होंगी वो एक लेयर में अरेंज होंगी। इनका काम होगा कि हमारी बॉडी कैविटी यानी देह गुहाएं, चाहे हमारे बॉडी में प्रेजेंट, हमारे शरीर में प्रेजेंट जितनी भी नलिकाएं हैं या जितनी भी रक्त वाहिनियां हैं, इनके दीवार को आस्तरित करना इनका काम होता होगा। कोशिकाओं के संरचना के रूपांतरण या आकृति के आकार पे हम बात करें तो इस उपकला को हम 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा भैया? एक को बोलते हैं सरल सल्की उपकला यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा होता है सरल घनाकार उपकला यानी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, और तीसरा होता है हमारे पास सरल स्तंभाकार उपकला यानी सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम। ये 3 तरह की एपिथेलिया पाई जाती है, सबके आगे सरल टर्म लगा हुआ है। लेकिन इनकी बात को अगर हम जान लें, इसको थोड़ा डिटेल में हम देखने की कोशिश करें तो हम यहां की बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सिंपल एपिथेलियम के बारे में यानी सरल उपकला के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया? सिंपल एपिथेलिया या सरल उपकला के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल एपिथेलियम या सरल उपकला के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या? सरल जब बोल दिया हमने तो इसका मतलब जो भी जिस भी कोशिकाओं से बना हुआ है वो कोशिकाएं एक सिंगल लाइनिंग में या लेयर में अरेंज है, एक सिंगल लेयर बना हुआ है कोशिकाओं का। अब उसमें कैसा इनका शेप है उसके अकॉर्डिंगली हमने अलग अलग बांट रखा है। फिर भी हमने देखा कि जो हमारी सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम जो होती है वो क्या करती है? जो भी हमारी बॉडी कैविटी यानी देह गुहा है उसको आस्तरित करती है। जो भी हमारे शरीर में पाए जाने वाली नलिकाएं हैं उनको आस्तरित करती हैं। जो भी हमारे शरीर में पाए जाने वाली वाहिकाएं हैं यानी ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करती है? आस्तरित करने का कार्य करती है। अब कैसा इनका शेप है, कैसी इनकी संरचना है, इसके हिसाब से हम अलग अलग नाम देते हैं, जिसमें पहला हमारे पास होता है क्या? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या होता है भैया? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसका मतलब समझ लेंगे दोस्त। इसे हम बोलते हैं सरल सल्की उपकला। क्या बोलते हैं? सरल सल्की उपकला। सरल सल्की उपकला इसका नाम होता है हिंदी में। सरल सल्की उपकला बोल दिया। चलिए भैया हम इनका काम जान लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो सरल सल्की उपकला होती है, तो सिंपल सी बात एपिथेलियम बोल रहे हैं, तो इसमें जो है सल्की सेल, सल्की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको अगर हम देखें तो ये पॉलीगोनल होती है, ऐसे ऐसे इनका एक शेप होता है, पतली और चपटी होती है, ऐसे ऐसे पतली और क्या होती हैं? चपटी होती हैं ऐसे। इनके बीच में अंतः कोशिकीय जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, जो क्षेत्र होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे ऐसे ये पाई जाती हैं। हम बोलते हैं कि डिस्क शेप की होती है यानी तस्तरी नुमा इनकी संरचना होती है। इनके बीच में जो कोशिकाओं के बीच में रहने वाला अंतर कोशिकीय स्थान होता है वो बहुत कम होता है। ये तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी पॉलीगोनल शेप सेल या डिस्क शेप सेल या कोशिकाओं का एक लेयर होगा, सिंगल लेयर होगा, तो हम बोल रहे हैं सरल सल्की उपकला है। ये जो सरल सल्की उपकला होता है इसको हम देखें तो हम सेल के शेप के बारे में जान गए कि भैया डिस्क शेप होंगी यानी पतली फ्लैट होंगी, पॉलीगोनल होंगी यानी रेगुलर शेप की होंगी। लेकिन इनके कोशिकाओं के बीच में क्या होगा? कोई अंतः कोशिकीय जो स्पेस है यानी क्षेत्र है वो नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। प्लस इनकी बात करेंगे तो इनका नेचर क्या होता है? इनका नेचर यही होता है कि ये 2 चीजें करती हैं। ये डिफ्यूजन मार्जिन बनाती हैं यानी विसरण झिल्ली बनाती हैं। क्या बनाती है भैया? विसरण झिल्ली बनाती है। अभी हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो विसरण झिल्ली बनाती हैं यानी डिफ्यूजन में कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं? मदद करती हैं। विसरण झिल्ली जहां भी बन रही होगी हमारे शरीर में, वहां पे जो लाइनिंग होगी, जो आस्तरण होगा किसी भी कोशिका या अंग का, वो कैसा होगा? वो सरल सल्की उपकला का बना होगा। अभी हम यहां देखेंगे तो सरल सल्की उपकला की बात करें तो कोशिकाएं जो दिख रही होंगी आपको वो ऐसे इरेगुलर शेप की दिख रही होंगी। कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप नहीं है जिसको बार बार दिखाया जाए, ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप आपको नहीं दिखाया जा रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यह चपटी सल्क सदृश कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है जिसके किनारे जो होते हैं अनियमित होते हैं। फिर हम बात करें केंद्रक, केंद्र में पाया जाता है और गोल एवं चपटा होता है। फिर हम बात करें पेवमेंट यानी खंडजी उपकला होती है, फर्श पर लगी टाइल्स की तरीके से दिखाई देती है। फिर हम बात करें लहरदार उपकला,
तो तरंगित दिखाई देने के कारण कभी कभी इन्हें लहरदार उपकला भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, जहां भी फिल्ट्रेशन हो रहा होगा या जहां भी डिफ्यूजन यानी जहां निस्यंदन हो रहा होगा और जहां पे विसरण हो रहा होगा वहां पे पाई जाती है, यानी विसरण झिल्ली या निस्यंदन झिल्ली का फॉर्मेशन ये करती हैं। बात समझ में आई? तो इनको स्ट्रक्चरली देख लेंगे। तो हम ऐसे नॉर्मली जानना चाहें, इतना ज़्यादा धड़ाधड़ हिंदी या अंग्रेजी न जानना चाहें, तो हम बताएंगे कि एक अनियमित आकार की चपटी जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक सिंगल लेयर जो होता है उसे हम बोलते हैं सरल सल्की उपकला। इसका काम क्या होता है या कहाँ पाई जाती हैं? तो जहां भी हमारे शरीर में डिफ्यूजन मार्जिन यानी विसरण झिल्ली बनता होगा या जहां भी हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम होता होगा यानी निस्यंदन का काम होता होगा, उस जगह पे सरल सल्की उपकला क्या होती होगी, पाई जाती होगी। क्लियर है? यस या नो? बताइए। सरल सल्की उपकला वहां पे पाई जाती होगी। फिर हम बात करें अगर, तो अगर हम सरल सल्की उपकला की बात कर ले, फिर हम बात करें दूसरा हमारे पास आएगा क्या, सरल घनाकार उपकला। क्या आएगा भैया? सरल घनाकार। यानी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला। देख लेते हैं भैया क्या होता है। इसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबाइडल। सिंपल सी बात है, नाम से ही लग रहा है। क्या नाम से लग रहा है भैया? कि ये जो कोशिकाएं बनी हैं, जो कोशिकाओं का जो लेयर है वो कहीं ना कहीं घन के आकार की होंगी। कहीं ना कहीं कैसी होंगी? घन के आकार का। तो चलो घन बना के देखते हैं भैया। जब भी हम कोई घन बनाते हैं, ऐसे थोड़ा सा नॉर्मली हो सकता है ऊपर नीचे बने, ऐसे हम बना के देखिए एक घन नॉर्मली जैसे बनता है। तो चलिए हमने बनाया एक घन, यानी देखने में एक कोशिकाएं ऐसे बंद यानी घन के आकार की होती होंगी देखने में। अब हम 3D में तो बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे आपको कि हम जता पाए आपको, फिर भी जब हम बनाते हैं इन कोशिकाओं को तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारी उपकला होती है उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो इस उपकला की बात करें तो हम बोलते हैं सरल घनाकार उपकला, यानी ऐसी घनाकार कोशिकाओं से बनी हुई उपकला रहती होगी। घनाकार कोशिकाओं को हम 3D में 2D में तो दिखाते हैं, पेपर पे हम कुछ ऐसा दिखाते हैं। पेपर पे हम कुछ ऐसा दिखाते हैं कि जिसका बेस जो होता है, ये हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधारीय उपकला हो गई। इसे हम क्या बोलते हैं भैया? आधारीय उपकला हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया ये आधारीय उपकला। फिर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यानी आधारीय उपकला के ऊपर ऐसे ऐसे घनाकार कोशिकाओं का क्या होता है? आस्तरण होता है। ऐसे 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 हम दिखा पाते हैं। 2D में हम ऐसे ही दिखा पाते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सिंपल यानी सरल घनाकार उपकला है। इसका कहीं ना कहीं मतलब आप समझिएगा कि जो कोशिकाएं हम ऐसे दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं घन के आकार की होंगी। कहीं ना कहीं कैसी होंगी? घन के आकार का होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आपके नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कौन सी उपकला कहाँ पे पाई जाती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो वह हम बात करते हैं घनाकार उपकला की, तो इसमें जो कोशिकाएं होंगी उनका आकार कैसा होगा? घन आकार का होगा। घन आकार का मतलब क्यूबाइड के शेप की होंगी। अच्छा, क्यूबाइड के शेप का देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इमेजिन करिएगा कि एक डब्बे नुमा संरचना दिख रहा है। बक्सा भी तो आपके घर का लगभग ऐसा ही होता है। एक बक्से नुमा संरचना दिख रहा है। बक्से नुमा संरचना तो दिख रहा है ना, कि कहीं चारों तरफ से बंद है। 6 फलक होंगे इसके, 2 ऊपर 2 बगल में, आगे और पीछे ऐसा कोशिका दिखती होगी, लेकिन हम कागज पे ऐसे दिखा पाते हैं। तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार होती हैं, और इन्हीं घनाकार कोशिकाओं का एक सिंगल लेयर पाया जाता है। सिंगल लेयर पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं सरल घनाकार उपकला। अब मेन सवाल जो आता है, पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा जो सरल घनाकार उपकला होती हैं, इनको हम देखें तो हम बोलते हैं कि ये सिक्रीशन यानी स्रावित करती हैं, यानी इनका काम श्रवण से रिलेटेड होता है। स्रावित करने के काम आती हैं। सिंथेसिस और श्रवण करती हैं, यानी संश्लेषण करती हैं किसी केमिकल का और उसका श्रवण करती हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा।
सिंथेसिस श्रवण और संश्लेषण, स्रावित करना और संश्लेषित करना, ये घनाकार उपकला जो होती है उसकी अपनी एक खासियत होती है, उसका एक अपना फंक्शन होता है। लेकिन अगर उदाहरण पूछा जाता है कि अभी हम इसको बताए रहेंगे, ये डब्बा जो बनाया है इसका कुछ अपना कारण है, तो हम बताते हैं कि भैया जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, जितने भी हमारी ग्रंथियां हैं, या हमारे शरीर में पाए जाने वाली जितने भी नलिकाएं हैं, ग्रंथियां हो गई, नलिकाएं हो गई, ये सारी बनी होती है किससे भैया? ये सारी नलिकाएं बनी होती हैं हमारे सरल घनाकार उपकला से, सरल घनाकार उपकला से बनी होती है सारी नलिकाएं। तो आप एग्जाम्पल देख लेंगे, आपको डायरेक्टली ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, तो जितने भी नलिकाएं होंगी वहां पे पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नलिकाओं में पाया जाता है, अभी उस चीज को हम रखते हैं उधारी, क्योंकि तीसरा बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। सरल घनाकार उपकला हो गया। उसी तरह से जो हमारे पास अगला होता है सरल स्तंभाकार उपकला, सरल स्तंभाकार, सरल स्तंभाकार उपकला। सरल स्तंभाकार उपकला का जिक्र करें हम तो इसे हम बोलते हैं क्या? सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं भैया? सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम बोलते हैं इसे, सरल स्तंभाकार उपकला। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, सिंपल सी बात है, जब हम सरल शब्द बोल रहे हैं तो एक ही लेयर में प्रेजेंट होंगी, एक ही आस्तरण होगा उनका, एक ही लेयर होगा। तो मान लीजिए हमारा क्या हो गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, यानी आधारीय उपकला हो गई, ये आधारीय उपकला हो गई। तो इस आधारीय उपकला के ऊपर ऐसे ये स्तंभाकार कोशिकाएं जो होंगी वो क्या होंगी? अरेंज होंगी, लगी होंगी। लेकिन इन स्तंभाकार कोशिकाओं को देखें तो अगर हम नॉर्मली देखने का प्रयास करें तो लगेगा इनका जो संरचना होगा ऐसा दिखाई देगा कि भैया ईंट रखा हुआ है, ऐसे ईंट मार्जिन बना के रखे ऐसे, तो ऐसे दिखाई देती हैं, ऐसे 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 दिखाई देती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाई देती हैं। इनका जो केंद्रक होता है, यानी इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, इलोंगेटेड होता है न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस है थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। नॉर्मल कोशिका जो देखेंगे, नॉर्मल उपकला की जो कोशिकाएं देखेंगे हम, उनसे थोड़ा बड़ा होगा, यानी इलोंगेटेड होगा, अंडाकार होगा ऐसे, ठीक है। अब भैया ठीक है कि चलो ऐसे ब्रिक नाइम जो ईंटे की तरह की कोशिकाएं हैं वही क्या है? एक लेयर में अरेंज है। अब जहन में सवाल आएगा कि ठीक है भैया अरेंज तो है, लेकिन इनका काम क्या है? तो इनका काम अगर देखें तो इनका काम क्या होता है? इनका काम भी होता है स्रावित करना और संश्लेषित करना, श्रवण और संश्लेषण इनका भी काम है, और संश्लेषण। अब भैया आप बता रहे हो सर कि इनका भी काम संश्लेषण है, और पीछे जो बताया था आपने क्यूबाइडल एपिथेलियम, उसका भी काम श्रवण एवं संश्लेषण बता रहे हैं आप। तो भैया इनको बनाया क्यों गया? क्यों ना हम उसी से काम चला लिए? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास कोशिकाएं हैं, जो हमारे पास सरल घनाकार उपकला है, उसका जो शेप है एक डब्बे नुमा है। तो डब्बे को बताया था हमने चारों तरफ से उसका एक दीवार होगी। तो जो सरल घनाकार उपकला होती है वो सिक्रीशन तो करती है, लेकिन डिमांड होने पे हमेशा स्रावित नहीं करती है। किसी चीज की जरूरत होगी तो डब्बा खुलेगा, जो भी संश्लेषित किया होगा उसे क्या करेगी? स्रावित करेगी वो। तो हम बोलते हैं नॉर्मली, अगर अंग्रेजी में बोलें तो हम बोलते हैं सिक्रीशन ऑन डिमांड। जब डिमांड होगी तभी ये स्रावित करेगा कोई चीज। लेकिन यहां पे इनका काम है क्या? ऐसे जो इस तरह की स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, इनका भी काम है श्रवण एवं संश्लेषण करना। तो इनमें देखेंगे तो इनका रूपांतरण होता है। इसी को हम आगे पढ़ें तो यही जो सरल स्तंभाकार उपकला है, यही रूपांतरित होके दो तरह की उपकला बनाती है। यही सरल स्तंभाकार उपकला अगर अपने सरफेस पे, मान लीजिए स्तंभाकार उपकला हमने बनाया, ऐसे स्तंभ दिखाया, इसी में से कुछ स्तंभाकार कोशिका जो होती हैं ऐसे रूपांतरित होके ग्रंथि बना लेती हैं, ऐसे। और कहीं कहीं पे इन्हीं के पास जो होता है
वो सीलिया पाया जाता है। ऐसे कहीं कहीं पे इन्हीं का रूपांतरण होता है, तो इसके सरफेस पे ऐसे ऐसे पचमाबिकी यानी सीलिया पाया जाता है। ऐसे ऐसे अभी ध्यान से देखेंगे, ऐसे ऐसे देखें अगर, तो ऐसे ऐसे इनके सरफेस पे ऐसे ऐसे पचमाभिकी यानी सीलिया पाया जाता है। ऐसे ऐसे तो इनका जो रूपांतरण होता है उसको हम दो तरह से रूपांतरित करके नाम लिखते हैं, रूपांतरित करके दो नाम देते हैं। इसे हम बोल देते हैं, जहां पे ग्रंथियां बना लेती हैं उसे हम बोलते हैं ग्रंथिल, ग्रंथिल स्तंभाकार ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। यानी अगर हम बोलें तो हम बोलते हैं ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं दोस्त? ग्लैंडुलर, सिंपल सी बात है, ग्रंथि बना ली है तो ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम बोलते हैं। अगर ऐसा कहीं पे मॉडिफिकेशन हुआ है तो ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम बोलते हैं। चलिए, कहीं कहीं पे इनके पास पचमाभिकी यानी सीलिया है तो उसे हम बोलते हैं पचमाभिकी स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, पचमाभिकी स्तंभाकार उपकला बोलते हैं। यानी इसे हम बोलते हैं क्या? सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। इनका क्या है? रूपांतरण है। जो हमारे स्तंभाकार उपकला होती है वो रूपांतरित होकर कई जगह पे रिक्वायरमेंट पड़ने पे दो तरह की उपकलाओं में रूपांतरित हो जाती है। अगर यही स्तंभाकार उपकला मॉडिफाई होकर रूपांतरित होकर ग्लैंड्स बनाती है तो हम उसे बोलते हैं क्या? ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला यानी ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। तो हम अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को देखें। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोले तो जब हम अपने अमाशय को पढ़ रहे होते हैं, अमाशय को पढ़ रहे होते हैं तो जो जठर ग्रंथियां हैं, तो जठर ग्रंथियां देखा होगा कि जो लाइनिंग बनी होती है हमारी वो कॉल्यूमिनर की बनी होती है। तो जठर ग्रंथियों में जब हम देखते हैं तो ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। फिर पचमाभिकी का जिक्र करें तो इनके पास सीलिया होता है, और सीलिया यानी पचमाभिकी जो होता है वो क्या करता है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है ऐसे ऐसे। तो सिलिएटेड एपिथेलियम कहीं पाया जाता होगा। अब हम सीलिया देखते हैं, जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो देखेंगे इस तरह के पचमाभिकी स्तंभाकार उपकला के भी कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं। ये सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है ऐसे। जैसे आपने पढ़ा होगा जो फैलोपियन यानी डिंब वाहिनी नलिका होती है उसमें सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम पाई जाती है, और उसका काम क्या होता है? जब भी अंडा से अंडा रिलीज करता है तो जो हमारा डिंब वाहिनी नलिका का कीपनुमा संरचना होता है उसे रिसीव जब करता है तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम उसे क्या करती हैं? डिंब वाहिनी नलिका में से आगे गर्भाशय की ओर ले जाने के लिए मोशन प्रोवाइड करती हैं ऐसे ऐसे। और भी हमारे जगह बहुत सारी ऐसे सिलिएटेड उपकलाएं पाई जाती हैं जो आपके एग्जाम्पल में खिलायाम लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी यही जो हमारे ग्रंथिल स्तंभाकार या पचमाभिकी स्तंभाकार हैं तो एक तरह की और उपकला बन जाती है, उसे हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम यानी कूट आस्तरित। क्या होता है? तीसरा एक बन जाता है। पहले हम समझ लेते हैं उसको संरचना वाइज। कहीं कहीं पे क्या होता है जब हम देखेंगे, ये हमारा क्या हो गया? रुक जाओ एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया भैया? ये हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या हो गया दोस्त? बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लिया। आधारीय उपकला मान लीजिए हमने बना लिया। क्या बना लिया दोस्त? आधारीय उपकला बना लिया। चलिए हमने लिख लिया कि भैया ये हमारा आधारीय उपकला है। क्या है? आधारीय उपकला है। अच्छी बात है, आधारीय उपकला है तो आधारीय उपकला है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे हमारी स्तंभाकार जो उपकला है, जो कोशिका है वो ऐसे ऐसे पाई जाती है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन तो सही है, कहीं कहीं पे क्या होता है? कहीं पे छोटी हो जाती हैं और कहीं बड़ी रहती हैं ऐसे 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 ऐसे। आपके जो सिलेबस में हम उतना ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल में या जो आपसे 11th लेवल में पूछा जाएगा उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं अभी। जब आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे और ऊंचे बैचेज में जाएंगे आप तो उसको इसी चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप क्या है? छोटे छोटे हो,
तो कहोगे कि भैया ये तो हमारे यहाँ पूछा नहीं जाता है, तो सर क्या ही पढ़ा के निकल लिए। तो आपके एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ स्तंभाकार उपकला ही है, लेकिन ऐसे ऐसे मान लीजिए बड़ा है तो इसकी केंद्रिका थोड़ा बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ऐसे ऐसे करके हम अगर आस्तरित कर दें, ऐसे 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 ऐसे, तो आप भले ही हम देख रहे हैं कि जब हम पास से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि भैया चलो एक ही लेयर है कोशिकाओं का, एक ही लेयर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे कोशिकाओं के अरेंजमेंट की वजह से अगर हम केंद्रिका को देखें, केवल केवल केंद्रक को देखें, तो हमें लग रहा है कि कोशिकाएं एक से ज्यादा लेयर में आस्तरित हैं, प्रेजेंट हैं। तो हम इसे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब होता क्या है, स्ट्राटा मीन्स हमारे पास होता है लेयर, इसको हम आगे पढ़ते लेकिन अभी बता दे रहे हैं। तो यहां पे भी कोशिकाएं जो ये भी सरल उपकला का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, जो बड़ी होती हैं, जो इस तरह बड़ी स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, इनके सरफेस पे ऐसे सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, सीलिया, यानी पश्चमाभिकी पाया जाता है। चलिए अच्छी बात है, पश्चमाभिकी पाया जाता है, अच्छी बात है, ऐसे 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 पाया जाता है। और जो छोटी होती हैं वो क्या होती हैं, वो मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स बना लेती हैं और म्यूकस रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं, श्लेष्मा रिलीज करती हैं। चलिए अच्छी बात है। तो इसका इस्तेमाल क्या हुआ, तो हम देखिए श्वास नलिका देखिए अपनी, श्वास नलिका जब देखेंगे तो हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एक बात तो जरूर पता होगा दोस्त, जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ 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 और भी डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में जाते होंगे, हमारे नासिका से जाते होंगे, तो उन डस्ट पार्टिकल्स को क्या हम अपने फेफड़ों में कलेक्ट कर लें, मुकेश बन जाए? नहीं। तो हम करेंगे क्या, हमारे यहाँ ऐसा बना हुआ है, हमने बताया था जहां भी उपकला का जिक्र होगा वहां काम प्रोटेक्शन जरूर होगा। तो प्रोटेक्शन का काम करेंगी, अच्छी बात है, ये हमारे शरीर को बचाएंगी। तो प्रोटेक्शन में इनका तरीका क्या होता है कि जो हमारे म्यूकस सिक्रेटिंग यानी छोटे छोटे जो ग्लैंड्स बनी है, जो ग्रंथियां बनाई हैं, वो श्लेष्मा रिलीज करती है। श्लेष्मा रिलीज करती हैं, तो जो भी एयर के थ्रू डस्ट पार्टिकल अंदर जा रहा है, श्लेष्मा उसे क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। तो ट्रैप करके क्या कचरा घर में ही रख ले, झाड़ू लगा के कचरा घर में रखते हैं? नहीं। तो हम जो ट्रैप कर रहे हैं, जो डस्ट पार्टिकल पकड़ रहे हैं, हमारे प्रयास रहेगा कि हम उसे बाहर निकाल दें। तो ये जो बड़ी बड़ी हमारे जो कोशिकाएं स्तंभाकार उपकला हैं, जिनके पास पश्चमाभिकी यानी सीलिया है, वो करता क्या है, सीलियरी मूवमेंट परफॉर्म करता है और इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालता है हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, यानी श्वसन जो नलिका है हमारे उससे। तो देखिए कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। तो कुछ कोशिकाएं ग्रंथिल उपकला है और कुछ के पास पश्चमाभिकी है, लेकिन देखने में लग रहा है कैसा कि भैया एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट है कोशिकाएं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, कूट आस्तरित, ठीक है, पश्चमाभिकी स्तंभाकार उपकला, ऐसा हम बोलते हैं इसके बारे में। तो कहां पाई जाती है, तो जनरली पूछा गया है, बहुत बार सवाल आपसे पूछा गया है कि ये जो कूट आस्तरित पश्चमाभिकी स्तंभाकार उपकला होती है वो कहां पाई जाती है, तो पाई जाती है हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी हमारे नेजल कैविटी में देखेंगे, नेजल कैविटी से फेरिंग्स आएंगे, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई तक आएंगे। तो यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है और उनका यही काम है कि हम जो भी डस्ट पार्टिकल उसे ट्रैप करें और बाहर निकाल दें। जो निकोटीन कंज्यूम करते हैं, जो सिगरेट स्मोक करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो निकोटीन होता है उसमें जो ऐसे सीलियोटॉक्सिक मटेरियल पाए जाते हैं जो सीलिया को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी पश्चमाभिकी को खत्म कर देते हैं। तो हम जो श्लेष्मा की वजह से डस्ट तो पकड़ लेते हैं लेकिन डस्ट को बाहर नहीं निकाल पाते, तो बाद में वही डस्ट कचड़े की तरह बन जाता है। फिर हम बोलते हैं कि ए टार इतना बीमार, ये बीमार इसीलिए पड़ा क्योंकि सीलियोटॉक्सिक मटेरियल होता है जो भी सिगरेट स्मोकिंग जो भी होता है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो रूपांतरण कूट आस्तरित पश्चमाभिकी स्तंभाकार ग्रंथिल उपकला, इसके बारे में हमने जिक्र किया। अभी देखने में लग भी रहा होगा कि कोई कोशिकाएं बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, कोई बड़ी हैं, कोई छोटी हैं। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल रहे हैं हम इसे। पश्चमाभ हो गए, केंद्रक हो गए, सहायक कोशिका, श्लेष्मा श्रावण कोशिका होगी, आधार उपकला हो गया, छोटी कोशिकाएं होंगी, लंबी कोशिकाएं होंगी, ऐसे करके बना होता है। चलो भैया बात तो सही है। फिर हम आते हैं संयुक्त उपकला पे। संयुक्त उपकला की जब बात करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो उपकला में कोशिकाएं होंगी, जब हम सरल उपकला की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि कोशिकाएं एक सिंगल लेयर में अरेंज होंगी। अब हम बोल रहे हैं भैया संयुक्त उपकला है, तो यहाँ पे कोशिकाएं एक सिंगल लेयर में अरेंज नहीं होंगी, कोशिकाओं का एक से ज्यादा लेयर या आस्तरण पाया जाएगा, तो हम बोलेंगे संयुक्त उपकला।
तो हम देखते हैं बहुआस्तरित, मल्टी लेयर्ड बोलते हैं, यानी एक से ज्यादा परतें पाई जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। फिर इनका काम सिक्रीशन और अवशोषण में सीमित भूमिका है इनकी। पहली बात जानिएगा, बहुत सीमित भूमिका है, यानी बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती हैं उसमें, लेकिन इनका मुख्य कार्य क्या है, रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना। यानी कोई भी मैकेनिकल या केमिकल अगर ऐसा है, स्ट्रेस है, तो उससे क्या करता है, शरीर को बचाना इनका काम होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें प्रसार क्षमता के आधार पर देखें तो हमारे पास दो तरह की होती हैं। प्रसार क्षमता है कि नहीं, यानी प्रसारित हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, यानी खिंचाव है उसमें कि नहीं है, उसके हिसाब से देखें तो एक होता है नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम और एक होता है स्ट्रेचेबल, यानी एक आनन्य होता है और एक अआनन्य होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेचेबल होती है उसे कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फिर हम बात करें, अगर इन्हीं को हम जिक्र करें, अनन्य की बात करें, अनन्य की बात करें, नॉन स्ट्रेचेबल की बात करें तो स्तरित सल्की उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। ये तीन तरह का जिक्र है। इन तीनों का थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। एक है स्तरित सल्की उपकला, एक है स्तरित घनाकार उपकला और एक है स्तरित स्तंभाकार उपकला। अस्तरित मतलब कि अस्तर प्रेजेंट है, यानी कोशिकाएं जो हैं एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है। इसकी बात को समझिएगा। इसकी बात को जब हम समझना स्टार्ट करेंगे कि अस्तरण क्या है, तो हम पहले बनाएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। भैया पहले हम क्या बना लेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लेंगे। चलिए छोटे छोटे में ही बना के देख लेते हैं। भाई तीन तरह का जिक्र करना है हम, क्योंकि आप पहले संरचना तो समझ जाएं कि कैसे दिखता होगा। ये हो गई आधारीय उपकला या आधार कला हो गई। ये क्या हो गई भैया, आधार कला हो गई, आधार कला हो गई। चलिए अच्छी बात। ये क्या हो गई, आधार कला हो गई। ये भी आधार कला हो गया, ये भी आधार कला हो गया। अब हमने बताया तीन तरह की होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, कंपाउंड पढ़ रहे हैं, यानी एक से ज्यादा कोशिकाओं की लेयर पाई जाती होगी। तो एक है हमारा जो है अस्तरित सल्की उपकला। क्या है भैया, अस्तरित सल्की उपकला। एक है अस्तरित घनाकार उपकला, एक है अस्तरित स्तंभाकार उपकला। दोनों में डिफरेंस तीनों में देखिएगा। एक बोल रहे हैं कॉलुमनर सिलिएटेड, एक बोल रहे हैं कॉलुमनर नॉन सिलिएटेड। ये अस्तरित की बात हो रही है। जब भी हम अस्तरित की बात करते हैं तो हम नाम किस हिसाब से देखते हैं उस बात को समझ लीजिएगा। आधार कला तो रहेगा, चाहे कोई भी इस तरह का अस्तरत की बात हो तो सबसे पहली लेयर जो होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद वो बनी होगी ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, ऐसे, यानी किसकी बनी होगी, घनाकार उपकला की। चाहे जो भी हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ऐसे घनाकार कोशिकाएं पाई जाएंगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे घनाकार कोशिकाएं होंगी। पहला बात समझिएगा संरचना से, नाम किस हिसाब से देख रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, आस्तरित है, यानी कंपाउंड है, यानी एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट है। एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है तो दूसरी लेयर जो होगी ऐसे, वो यहां पे जो आस्तरित सल्की उपकला है उसमें बाकी की जो लेयर्स होंगी, बाकी की जो लेयर्स होंगी वो ऐसे डिस्क से पॉलीगोनल सेल्स की होंगी, यानी सल्की सेल्स, सल्की कोशिकाओं की बनी होगी। ऐसे 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 सल्की कोशिकाएं हैं, पॉलीगोनल शेप है, देख रहे होंगे। इनका कोई वो नहीं है, 2 से 3 लेयर, 3 से 4 लेयर ऐसी सल्की कोशिकाएं पाई जाती होंगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां पे भी बात करें तो बेस लेयर तो होगी, यहां सल्की उपकला तो होगी, नो डाउट सल्की कोशिकाएं होंगी, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट की जो कोशिका होगी, लेयर होंगी, सेल लेयर होंगी, वो फिर से उनका अरेंजमेंट क्या होगा, वो क्यूबॉइडल सेल से ही बनी होंगी, ऐसे, यानी ऐसे घनाकार कोशिका की बनी होगी, ऐसे ऐसे घनाकार कोशिका की बनी होगी। फिर हम बात करें तो यहां पे भी सल्की उपकला होगी, क्योंकि लेयर्स प्रेजेंट हैं, लेयर्स प्रेजेंट हैं तो एक से ज्यादा सेल की लेयर पाई जाएगी। लेकिन जो सबसे यहाँ टॉप मोस्ट लेयर होगी वो किसकी बनी होगी दोस्त, इसमें सरल सल्की उपकला भी होगा, घनाकार उपकला भी होगा, और सबसे टॉप मोस्ट पे स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाएंगी, जो बाद में मॉडिफाई होती हैं, कहीं ग्लैंड बनाती हैं और कहीं क्या बनाती हैं, पचमाभिकी कंटेन करती हैं। तो हम इस तरह से तीनों का संरचना देख सकते हैं। तो तीनों का संरचना देखेंगे तो हम देखेंगे पचमाभि अस्तरित स्तंभाकार उपकला, जैसे देख रहे होंगे यहाँ कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सल्की उपकला है, और जो सबसे टॉप मोस्ट की लेयर की सेल जो अरेंज है वो कैसी है भैया, तो कॉलुमनर सेल्स है।
वो कौन सी सेल है? स्तंभाकार कोशिका है जो कहीं कहीं पे सीलिया बना ली, जैसे कंठ में पढ़ रहे हैं आप। फिर पचमाभिकी स्तरित स्तंभाकार उपकला, यहाँ पे सीलिया नहीं है, नॉन सीलिएटेड हम बोल रहे हैं। तो देखते हैं घाटी ढक्कन यानी जो इपिग्लॉटिस होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है। तो इन्हीं का रूपांतरण होता रहता है। आस्तरित कहने का मतलब यह है कि जब यही कोशिकाएं एक से ज़्यादा लेयर में अरेंज हो, जब यही कोशिकाएं एक से ज़्यादा लेयर में अरेंज होंगी तो हम बोलेंगे उसे क्या? संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला जैसे कि हमने पढ़ा था, जो सल्की उपकला होता है उसका काम क्या होता है? विसरण झिल्ली बनाना, निस्यंदन के लिए जगह बनाना। लेकिन जो कॉलुमनर होती थी उसको हम बोलते थे क्या? जो क्यूबाइडल होती थी यानी जो स्तंभाकार या जो घनाकार होती थी उनको हम बोलते थे सिंथेसिस करना, यानी संश्लेषित करना और स्रावित करना। हमने देखा था कि जो श्रवण का काम होता है, जो क्यूबाइडल इप्थिलियम यानी जब घनाकार उपकला करती है तो सिक्रीशन ऑन डिमांड होता है, यानी हमेशा सिक्रीट नहीं करती है, जरूरत पड़ने पर केवल स्रावित करती है। ठीक है, हमने देखा था कि जो भी नलिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, या जो भी वाहिकाएं होती हैं, या जो भी हमारी ग्रंथियां होती हैं, उन सबका जो आस्तरण होता है, उनकी सबकी जो लाइनिंग होती है वो बनी होती है किसके? क्यूबाइडल एपिथेलियम की। फिर हम कॉलुमनर एपिथेलियम का जिक्र करें तो जहां भी ऐसा, जहां सिक्रीशन की रिक्वायरमेंट होती होगी, यानी हमने देखा था कि जो जठर ग्लैंड्स होंगी, जो म्यूकोसा होगा हमारे आमाशय का, वहां पे जो पाई जाती होगी वो कौन सी उपकला पाई जाती होगी? कॉलुमनर सेल से बनी होती होगी। फिर हमने देखा आस्तरित उपकला के बारे में, हमने बताया कि इनका काम सिक्रेशन और सिंथेसिस कम होता है, बजाय कि ये हमारे बॉडी को या हमारे अंग पे जहां भी प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उनको रक्षा करने का काम करती है, बताया था हमने। तो इसके बाद फिर हम आगे देखें तो ग्लैंड्स का जिक्र कर लें, ग्रंथियों का जिक्र कर लें, क्योंकि ग्रंथियां इन्हीं उपकलाओं से तो बनी हुई हैं। विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित करने वाली एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो होता है उसे ग्रंथि कहते हैं। सभी ग्रंथियां उपकलाओं तक की बनी होती हैं। कुछ घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है, ऐसी उपकला को ग्रंथिल उपकला कहते हैं। ग्रंथियों की उत्पत्ति तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से होता है, डिपेंड करता है कि कहाँ है। जैसे एक्टोडर्म की बात करें तो श्वेत ग्रंथि होती है जो हमारी, यानी श्वेत ग्लैंड जो होती हैं वो किसकी बनी होती है? एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती हैं। मेसोडर्म की बात करें तो जो गोनाइड्स होते हैं, जो जनद होते हैं, इनकी ऑरिजिन क्या होती है? मेसोडर्म से होती है। और जो एंडोडर्म है, लाइक थायराइड ग्रंथि जो है उसका क्या है? ऑरिजिन यानी उत्पत्ति क्या है? एंडोडर्म से होती है। यानी जो हमारे शरीर में ग्रंथियां जितनी भी पाई जाती हैं उनका काम क्या होता है? ये किसी न किसी स्पेशल रसायन को स्रावित करती हैं। कुछ जो हमारी उपकलाएं होती हैं वो भी रासायनिक पदार्थ को संश्लेषित करती हैं और स्रावित करती हैं। ये जो ग्रंथियां हैं, अगर हम ग्रंथि की बात करें तो इनकी उत्पत्ति जो है तीनों जर्म लेयर से होती है, कभी किसी किसी का एक्टोडर्म से, किसी का मेसोडर्म से और किसी का एंडोडर्म से। रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। ग्रंथियों के हिसाब से बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ग्रंथियां जो बनी हैं वो कितने कोशिकाओं से बनी है उसके हिसाब से बात करें तो कोशिका के संख्या के आधार पे हम डिवाइड करें तो हमारे पास एक कोशिकीय ग्रंथि होगी और बहुकोशिकीय ग्रंथि होगी, यानी यूनिसेलुलर ग्लैंड होगा और मल्टी सेलुलर ग्लैंड होगा। यूनिसेलुलर ग्लैंड देखें तो कलश कोशिकाएं यानी गॉबलेट सेल देख रहे होंगे। गॉबलेट सेल जब हम देखते हैं तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं जहां जताते हैं आपसे कि एक सिंगल कोशिका ही ऐसे कलशनुमा संरचना में परिवर्तित हुआ है, तो हम ऐसे को बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा जब पाचन तंत्र पढ़े थे तो पिनत कोशिका के बारे में। पिनत कोशिका एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है। वही हम बात करें बहुकोशिकीय की, मल्टी सेलुलर ग्लैंड की, तो कलश तथा पिनत कोशिका को छोड़कर शेष शरीर की सभी ग्रंथियां जो होती हैं क्या होती हैं? वो हमारे यहाँ मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ब्रूनर ग्लैंड के बारे में, जब सब म्यूकोसा पढ़ रहे होंगे तो जो ब्रूनर ग्रंथि होती है, हम केवल पाचन तंत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो ब्रूनर ग्रंथि होती है वो क्या होती है? मल्टी सेलुलर ग्रंथि होती है, यानी बहुकोशिकीय ग्रंथि होती है। सवाल भी कई बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। तो ग्रंथियां क्या होती हैं? या एक सिंगल कोशिका की भी बनी होती हैं और एक से ज्यादा कोशिकाओं की भी बनी होती हैं। अगर एक कोशिका से बनी होती है तो एक कोशिकीय ग्रंथि कहेंगे, अगर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनी होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय ग्रंथि कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भैया? तो श्रावण के विधि के आकार पे बात करें कि ग्रंथियों का श्रावण होता कैसे है, तो एक होती है अंतःस्रावी और एक होती है बहिर्स्रावी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अंतःस्रावी बोलते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो हमने बताया था ऐसी ग्रंथियां जो अपने द्वारा बनाए हुए रासायनिक पदार्थ को अपने लक्ष्य आर्गन तक पहुंचाने के लिए अगर किसी नलिका का इस्तेमाल नहीं करती हैं, जो भी उन्होंने रासायनिक पदार्थ बनाया है अगर उसे डायरेक्टली ब्लड में पोर करती हैं, रक्त के तहत अपने लक्ष्य आर्गन तक पहुंचाती हैं, तो ऐसे ग्रंथियों को हम बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि।
देखिए इसमें नलिका क्या होती है, उपस्थित होती है। इनके श्रावण पदार्थ को हार्मोन कहते हैं, जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिससे ग्रंथि स्थित होती है। उदाहरण के लिए थायराइड हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गई, थाइमस हो गया, पीनियल हो गया, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये सारी हम पढ़ चुके हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ऐसी ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थ बनाती तो हैं, जो रासायनिक पदार्थ बनाने के साथ साथ जो भी रासायनिक पदार्थ को जिस भी लक्ष्य आर्गन या लक्ष्य अंग तक पहुंचाना होता है, उस लक्ष्य अंग तक अगर किसी नलिका के मदद से पहुंचाती हैं तो ऐसे ग्रंथियों को हम बोलते हैं क्या, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। श्रावण नलिका उपस्थित होती है, इसमें श्लेष्मा, म्यूकस यानी लार, सलाइवा, कर्णमोम, ईयरवैक्स, तेल, दुग्ध, एग्जाइम, अन्य कोशिका उत्पादित स्रावित होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ऐसे ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन या बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। फिर हम बात करेंगे श्रावण के प्रकृति के आधार पर बात करें तो अंस्रावी यानी एक्राइन यानी मीरोक्राइन, एपोक्राइन और हेलोक्राइन। ठीक है, श्रावण के प्रकार के हिसाब से तो श्वेत ग्रंथि हो गई हमारी, स्तन ग्रंथि जो हमारी क्या हो गई, एपोक्राइन हो गई, और हेलोक्राइन ग्रंथि कौन सी हो गई भैया, बहिर्स्रावी कौन सी हो गई, मीबोबियन ग्लैंड हो गई। चलिए आगे बात करेंगे अगर, तो हम बात करेंगे किसके, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखते हैं भैया कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कितने होते हैं। चलिए कनेक्टिव टिश्यू का जिक्र कर ले। तो जब भी हम बात करते हैं संयोगी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो थोड़ा सा नाम से ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि भैया कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। जब भी हम बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोगी ऊतक है, तो पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि भैया कनेक्टिव, क्योंकि इतनी अंग्रेजी हिंदी आती होगी, कनेक्शन, कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं हम, यानी संयोगी उपकला बोल रहे हैं, संयोगी ऊतक बोल रहे हैं, सॉरी। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्शन करने का काम करती होंगी, यानी अंगों को कनेक्ट रखने का काम करती होंगी, जोड़ने का काम करती होंगी। तो इनका डिफिनेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझने का प्रयास करें कि कनेक्टिव टिश्यू अगर हम बोलें तो ऐसे बॉडी के टिश्यू जो हमारे सभी अंगों को जोड़ के रखते होंगे विदाउट डिस्प्लेसिंग देयर प्लेस। The connective tissues are the tissue which connects all the body parts together without displacing their place। इसका मतलब समझिएगा कि एक अंग दूसरे अंग तक जाके स्थानांतरित नहीं हो रहा है, कि हमारा दिल जाके हमारे किडनी से बोल रहा है कि भाई साहब आज बड़ी समस्या चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे दिल और हमारे विक के बीच में क्या है, एक सामंजस्य बना हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू या संयोगी ऊतक इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा अगर हम संयोगी ऊतक का डेफिनेशन दें तो हम बताएंगे ऐसे शरीर के ऐसे ऊतक जो हमारे सभी अंगों को आपस में जोड़ के रखते हों बिना उनके स्थान के परिवर्तन हुए बगैर। उनके स्थान में, अंगों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। वो केवल और केवल ऐसा होता है किसकी वजह से, संयोगी ऊतक की वजह से। तो उसे हम ऐसे ऊतक को हम बोलते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अगर हम इसको क्लासिफाई करें अपने कनेक्टिव टिश्यू को यानी संयोगी ऊतक को क्या करें भैया, हम क्लासिफाई करें यानी वर्गीकृत करें अगर, तो जो हमारा संयोगी ऊतक होता है, जो हमारा संयोगी ऊतक होता है, चलिए हम इसको क्लासिफाई कर लें इसके कार्य के हिसाब से। जो हमारा संयोगी ऊतक है इसके कार्य के हिसाब से अगर हम इसे वर्गीकृत करें तो चलो भैया वर्गीकृत कर लेते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या ना हो आपको, किसी प्रकार की समस्या ना हो तो वर्गीकृत कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया संयोगी ऊतक। क्या हो गया भैया, संयोगी ऊतक हो गया, जिसे हम कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम क्या करें फर्दर, अगर हम क्लासिफाई करें तो हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, थोड़ा जान लें भैया कौन कौन सा तरीका है या किसमें हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम लिए संयोगी ऊतक, चलिए अच्छी बात। संयोगी ऊतक को देखेंगे तो इनके कार्य के हिसाब से पहले हम 3 भागों में बांट लें भैया। इनके कार्य के हिसाब से हम 3 भागों में क्या करें, इनको बांट लें। चलो बांट लेंगे, अभी कार्य के हिसाब से 3 भागों में क्या करें, बांट लें हम इनको। ठीक है, 3 हिस्सों में बांट लें, 3 तरीकों से बांट लें अगर इनको हम। चलिए बांट लेते हैं। बांट लेंगे अगर तो हमारे पास जो पहला होगा इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या बोलते हैं भैया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, देखेंगे इसका मतलब क्या है। प्रॉपर मतलब होता है एकदम सही वाला, प्रॉपर का मतलब प्रॉपरली वर्क हो रहा है, तो प्रॉपर संयोगी ऊतक बोल सकते हैं इसे। दूसरा हमारे पास होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू।
क्या होता है भैया? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू यानी सहायक संयोगी ऊतक। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू यानी सहायक संयोगी ऊतक लिख लें, सहायक संयोगी ऊतक, सहायक संयोगी ऊतक यानी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। फिर तीसरे की अगर हम बात कर लें, तीसरा क्या है तो हमारे पास है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है दोस्त? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही लग रहा है कहीं ना कहीं क्या होगा, ये फ्लूइड इन नेचर होगा। तो बेसिक सी बात है कि हम तीन तरीकों से बांट सकते हैं। कौन कौन सा भैया? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस सपोर्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करें तो हम दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहले हम बांट लेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। एक होता है हमारा लूज यानी विरल, और दूसरा होता है सघन। यानी एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज, और दूसरा होता है डेंस। क्या होता है भैया? डेंस होता है यानी सघन होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में भैया? एरियोलर। और दूसरा हमारे पास होता है एडिपोज। क्या होता है भैया? एडिपोज। इन दो के बारे में हम पढ़ेंगे कि एरियोलर संयोगी ऊतक क्या होते हैं और एडिपोज क्या होते हैं। फिर डेंस की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, देखेंगे तो हमारे पास होगा टेंडन और लिगामेंट। क्या होगा भैया? टेंडन और लिगामेंट। टेंडन होगा और लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि भैया टेंडन क्या होता है और लिगामेंट यानी स्नायु क्या होता है। फिर हम बात करेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे यहाँ अस्थि है यानी बोन है, और उपास्थि यानी कार्टिलेज है। यानी बोन और कार्टिलेज को हम किस में रखते हैं भैया? रखते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के रूप में। फिर हमारे पास तीसरा बचा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ऐसा संयोगी ऊतक जो हमारे शरीर के अंगों को जोड़ के तो रखता होगा, कहीं ना कहीं नेचर वाइज ए लिक्विड होगा। तो इसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में दोस्त? ब्लड के बारे में पढ़ते हैं यानी रक्त के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं किसके बारे में? लिम्फ के बारे में यानी लसीका के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ या लसीका के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो हमें कनेक्टिव टिश्यू में इतने चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जब भी हम संयोगी ऊतक का जिक्र करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा संयोगी ऊतक यानी जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसे ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ के रखते हैं। जबकि इनका स्थान परिवर्तन नहीं होता हमारे अंगों का, फिर भी ये आपस में एक दूसरे से सामंजस्य बनाए रखते हैं, और ये सामंजस्य बस इसलिए बना होता है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं संयोगी ऊतक पाया जाता है। संयोगी ऊतक को भी हम फर्दर क्या करें? वर्गीकृत करें तो हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, दूसरा होता है सपोर्टिव यानी जो सपोर्ट प्रोवाइड करता होगा, और तीसरा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी जो संयोगी ऊतक है लिक्विड इन नेचर है। फिर हम प्रॉपर की बात करें तो दो तरह का, एक लूज होते हैं, सिंपल सी बात है, जिसके मैट्रिक्स में फाइबर्स ज़्यादा नहीं पाए जाते होंगे वो लूज होते होंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्या? एरियोलर और एडिपोज। फिर हम देखें डेंस की बात करें तो टेंडन और लिगामेंट। फिर हम बात करें सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में तो अस्थि और उपास्थि की बात करते हैं हम। फिर हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो बात करेंगे उसमें किसके बारे में? ब्लड के बारे में बात करेंगे और लिम्फ के बारे में बात करेंगे। चलिए अच्छी बात है, इनके बारे में बात करते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू को हम तीन भागों में बांट ले, कोशिका, अधात्री, प्रोटीन। यह शरीर में बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक है। एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के कारण संयोगी ऊतक कहा जाता है। हार्टविग ने इसे मीजेनकाइम कहा क्योंकि भ्रूणीय मीजोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है। जो हमारा संयोगी ऊतक होता है उसका उत्पत्ति की बात करें तो ये मीजोडर्म से उत्पत्ति होती है इनकी। इसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं संयोगी ऊतक में। कोशिकाएं होती हैं, आधात्री यानी मैट्रिक्स होता है, और प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं। इन्हीं के हिसाब से हम इनको फर्दर क्लासीफाई भी करते हैं। अस्थि मज्जा गुहा की भित्ति के आस्तरण की झिल्ली को एंडोस्टियम कहते हैं। विशिष्ट संयोगी ऊतक की बात करें कंकाली और संवहनीय, अपास्थि, अस्थि, रुधिर, लसिका। उसके पहले हम एरियोलर एडिपोज के बारे में थोड़ा जिक्र कर लें, फिर इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो एरियोलर एडिपोज को जान लें तो हमारे पास है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू,
इनका काम जानेंगे क्योंकि ज्यादा जिक्र नहीं है आपके यहाँ। और दूसरा एडिपोज, इनको हमने रखा है किसमें, एरियोलर को रखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, स्किन, और इनका काम क्या होता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी प्रत्यास्थ हमारी स्किन होती है, हम इसको तोड़ रहे, हम इसको खींच रहे हैं तो हमारी स्किन टूट नहीं रही है, तो हमारे स्किन में, हमारे जो चमड़ी में जो प्रत्यास्थता है, इसके लिए इलास्टिसिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हमारे पास होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये फैट स्टोरिंग सेल होती हैं, एडिपोज सेल होती हैं, फैट स्टोरेज करते हैं, स्किन के नीचे पाए जाते हैं, फैट स्टोरेज करती हैं, यानी वसा का संग्रहण करती हैं, भंडारण करती हैं, वसा का क्या करती हैं, स्टोरेज करती हैं, यानी वसा का भंडारण करती हैं, एडिपोसाइट सेल्स जो होती हैं। नॉर्मल भाषा में इनके काम लिखते जाएं तो यहां पे क्या है भैया, यहां पे इनका काम क्या था, तो जो इलास्टिसिटी है यानी प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता प्रदान करती हैं, किसको भैया, तो स्किन को। दूसरा हमारे पास डेंस में थे क्या भैया, डेंस में थे टेंडन और लिगामेंट, डेंस में क्या थे, टेंडन और क्या था भैया, लिगामेंट था। इनके बारे में जो सवाल पूछा गया है डायरेक्टली उसी का जिक्र कर लेते हैं। जो हमारा टेंडन होता है, जो हमारा टेंडन होता है, जो हमारी पेशी को, पेशियों को किससे जोड़ता है, अस्थि से, पेशियों को किससे जोड़ता है, अस्थि से जोड़ता है, उसे हम कहते हैं टेंडन। यानी हम बोलें तो मसल को किससे जोड़ता है, बोन से जोड़ता है, कौन भैया, टेंडन। मसल को बोन से जोड़ता है कौन भैया, टेंडन। मसल को बोन से जोड़ता है कौन भैया, टेंडन। एमबी टेंडन याद रखिएगा। जो लिगामेंट यानी जिसे कि हम स्नायु बोल रहे हैं, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, स्नायु बोल रहे हैं, तो इस लिगामेंट का काम क्या होता है, तो जो दो बोन यानी जो दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं वो किसकी मदद से जुड़ी होती हैं, तो जुड़ी होती हैं लिगामेंट की मदद से। जुड़ी होती हैं किसकी मदद से भैया, लिगामेंट की मदद से आपस में जुड़ी होती हैं। चलिए इनकी बात कर लिए कि पेशियां यानी मसल बोन से जोड़ती है कौन, टेंडन जोड़ती है, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। फिर लिगामेंट यानी स्नायु की बात करेंगे तो दो अस्थियां होती हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, किसकी मदद से भैया, तो लिगामेंट की मदद से जुड़ती हैं। चलिए आगे की बात करें अब। फिर हम बात करें हमारे पास विशिष्ट संयोगी ऊतक में देखेंगे तो हमने सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी। सपोर्टिव में हमने बात की थी अस्थि की और उपास्थि की। अस्थि और उपास्थि में अंतर देखेंगे क्योंकि हम जब संयोगी ऊतक की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि किसमें क्या होती है, कोशिका होती है, आधात्री होता है यानी मैट्रिक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं। तो हमारे पास कंकाली यानी विशिष्ट संयोगी ऊतक की बात करें तो कंकाली हमें उपास्थि हो गई और अस्थि हो गई, यानी कार्टिलेज हो गई और क्या हो गई, बोन हो गई। और संबंधीय की बात करेंगे, कंडक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो हम देखेंगे रुधिर होगी हमारे यहाँ और लसिका होगी, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में अभी जब चैप्टर आएगा उनका तब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रुधिर के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमने अच्छा खासा पढ़ा था रुधिर के बारे में, WBC, RBC और प्लाज्मा के कंपोनेंट के बारे में हमने वहाँ जिक्र किया था, लसिका के बारे में भी हमने जिक्र किया था, तो इनके बारे में हम मोटा मोटी पढ़ेंगे यहाँ। तो कंकालीय संयोगी ऊतक की बात करें तो इसमें मैट्रिक्स क्या होता है, सघन होता है और खनिज युक्त होता है। इसे सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर में आलंबन या सहारा प्रदान करता है। इसके दो उदाहरण बनाए थे हमने, अस्थि बनाया था और क्या बनाया था भैया, उपास्थि बनाया था। अस्थि और उपास्थि दोनों में अंतर होता है, समझिएगा। जो नॉर्मल अंतर होता है उसको समझने की कोशिश करिएगा तो कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे शरीर में सपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो बनाते हैं हमारे शरीर का, यानी हमारे शरीर का जो ढांचा है, कंकालीय हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे शरीर का जो ढांचा है, जैसा भी हमारा शरीर दिख रहा है आपको, जैसा भी हमारा आकार दिख रहा है, तो इसे आकार के बनाने में सबसे बड़ा रोल हमारा किसका होता है, कंकालीय संयोगी ऊतक का होता है। यानी जो अस्थियां और उपास्थियां होती हैं यही हमारे शरीर को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती हैं, प्रॉपर जो हमारा आकार है वो हमें प्रदान करती हैं। अस्थि और उपास्थि के बारे में अगर हम अंतर देखें तो जो अस्थि होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा आधात्री पाया जाता है और अस्थि आधात्री जो इनका जो अस्थि होता है, अस्थि जो होता है वो प्लीएबल नहीं होता। अगर हम टच करेंगे तो अस्थि कहीं ना कहीं हमें हार्ड दिखाई देगा, कठोर महसूस होगा। उपास्थि जो है हमें अस्थि की अपेक्षा कम कठोर महसूस होगा, ऐसा देखा होगा आपने। जो हमारी अस्थियां पाई जाती हैं इसमें क्या होती हैं, ब्लड की सप्लाई यानी रक्त का संचरण होता है,
प्लस नर्व की सप्लाई होती है, यानी तंत्रिका का संचरण होता है। जो हमारे यहाँ उपास्थियां होती हैं उसमें रक्त सप्लाई या ब्लड सप्लाई कोई चीज नहीं पाई जाती है, पढ़ा होगा आपने। जो हम अपने ब्लड वेसल्स को देखें, जो अस्थि बनाने वाली सेल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट सेल, और जो उपास्थि बनाने वाली सेल्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल। ऑस्टियोसाइट सेल्स बनाती हैं और जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हमारे यहाँ क्या बनाती हैं भैया, वो बनाती हैं उपास्थि बनाती हैं। केवल हम मोटा मोटी आपके लेवल की बात कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ अस्थि होता है, जो मैमल्स का बोन होता है, उनके यहाँ अगर हम काट के देखें तो काट के देखेंगे तो जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, जो हमारी ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं वो ऐसे कहीं स्पेस में अरेंज होती हैं, ऐसे ऐसे स्पेसेस पाए जाते हैं जहाँ पे अरेंज होती है हमारी ऑस्टियोसाइट सेल। और जो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है संरचना, ऐसे ऐसे, इन्हें हम बोलते हैं हाइवर्सियन कैनाल। हाइवर्सियन कैनाल जो है केवल पाया जाता है मैमल्स के बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ऐसे 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 हम दिखा रहे थे ऑस्टियोसाइट सेल को, हम बोलते हैं कि बोनु लेकुनी होती है जहाँ पे ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे हाइवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। उपास्थियों में ऐसा हाइवर्सियन सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है, डायग्राम हम देखेंगे तो जान जाएंगे। तो अस्थि उपास्थि देखिए, अब हम देखें उपास्थि को काट करके देखें तो ऐसा कोई है, पेरिकॉन्ड्रियम है सबसे ऊपर का इलाका, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, श्वेत तंतु यानी श्वेत तंतु पाए जाते हैं, लेकुनी है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं, और कॉन्ड्रोसाइट सेल ही क्या बनाती हैं, उपास्थि का फॉर्मेशन करती हैं। पित्त तंतु पाया जाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन होता है, हाइलोरानिक एसिड, और कॉन्ड्राइटिन फॉस्फेट होता है, सल्फेट होता है। ठोस होता है, अनम्य होता है और संपीड़न रोधी होता है। इसके बारे में हमने देख लिया कि जो हमारे कार्टिलेज होती हैं, जो हमारी उपास्थियां होती हैं, वहाँ पे किसी तरह के रक्त का संचार या कोई भी नर्व सप्लाई नहीं होती है। फिर हम बात करेंगे बोन की उपास्थि की। उपास्थि की अगर हम उपास्थि की बात करें अगर, तो हमारे यहाँ उपास्थि जो है 4 प्रकार की पाई जाती हैं, काचाब उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि, श्वेत तंतुमय उपास्थि और कैल्सीकृत उपास्थि, यानी हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सीफाइड कार्टिलेज, यानी ये 4 तरह की उपास्थियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। फिर हम बात करेंगे काचाब उपास्थि की। हाइलाइन कार्टिलेज की बात कर लें, नाम सुना होगा, यह शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाली उपास्थि है। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अधिकांश अंतःकंकाल इसी उपास्थि का बना होता है, अतः शरीर के अधिकांश अस्थियां उपास्थिजात होती हैं जो उपास्थि का अस्थि भवन द्वारा बनाती हैं। इसका मैट्रिक्स कांच की तरह साफ होता है क्योंकि तंतु लगभग अनुपस्थित होते हैं। मैट्रिक्स का रंग हल्का नीला होता है तथा एवं अल्प पारदर्शी होता है, दिख रहा होगा। तो हाइलाइन कार्टिलेज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर हम बात करें उदाहरण कहाँ हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है, तो कंठ की जो उपास्थि है वहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाएगी। श्वास नली तथा श्वसनिका के जो सी आकार का बलय होता है वो बना होता है किसका, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। फिर हम नासापट्ट की बात कर लें, फिर हम बात कर लें पसलियों के उरोस्थि जो होता है वो क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। फिर हम बात करें आर्टिकुलर उपास्थि, लंबी अस्थियों के संधि तल पेरीऑस्टियम अनुपस्थित होता है जिसे हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज पे पाई जाती हैं। दूसरा हमारे पास प्रत्यास्थ उपास्थि यानी इलास्टिक कार्टिलेज, यह उपास्थि की मैट्रिक्स में पित्त तंतुओं का जाल होता है जो इसे शरीर की सबसे लचीली उपास्थि बनाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं। इलास्टिक फाइबर इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलास्टिक होती हैं। तो हम नोज टिप पे देखेंगे, स्टेचियन नलिका देखेंगे, कर्ण पल्लव देखेंगे तो यहाँ पे जो कार्टिलेज पाई जाती है, घाटी ढक्कन पे देखेंगे, कंठ की सेंटोरिनी की उपास्थि देखेंगे तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, इलास्टिक कार्टिलेज यानी प्रत्यास्थ उपास्थि पाई जाती है। फिर श्वेत तंतुमय उपास्थि जो होती है पेरिकॉन्ड्रियम अनुपस्थित होता है क्योंकि संपूर्ण जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेजनस टिश्यू की उपस्थिति में रूपांतरण हो जाता है। इसके मैट्रिक्स में श्वेत तंतु अधिक होते हैं इसलिए शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि मानी जाती है। तो सबसे मजबूत उपास्थि क्या होती है, व्हाइट फाइब्रस जो कार्टिलेज होती है वो मानी जाती है। फिर हम जिक्र करेंगे किसका, अस्थि का जिक्र करेंगे। अस्थि देख रहे होंगे, बोन दिखाई दे रहा होगा आपको। जब भी हम बात करते हैं बोन की तो अस्थि और उपास्थि में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अस्थि में हमने बताया था कि अस्थि जो होती है वो थोड़ा सा इसका मैट्रिक्स क्या होता है, प्लेबल नहीं होता है, कठोर होता है, कठोर होता है। प्लस इसमें अस्थि के साथ, अस्थि में देखें तो साथ साथ ही यहाँ पे क्या होता है, अस्थि में साथ साथ ही हमारे पास ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई और रक्त सप्लाई पाई जाती है, जबकि हमने कार्टिलेज में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। हम देखेंगे तो अस्थि को देखें तो अस्थि को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे प्रेजेंट होती हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं भैया, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ऐसे बोनी लोकुनाई में प्रेजेंट होती हैं। और ऐसे बोनी लोकुनाई में प्रेजेंट होती हैं, हम देखते हैं क्या कि ये हाइवर्सियन कैनाल सिस्टम है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे यहाँ मैमल्स में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है, मैमल्स में होता है। अगर अस्थि के भाग में देखेंगे, अस्थि में भी देखें तो हमारे पास कोशिका पाया जाएगा, मैट्रिक्स यानी आधारती पाया जाएगा और तंतु पाए जाते हैं। फिर हम बात करें
तो तंतु की बात करें तो कोलेजन तंतु के अतिरिक्त बंडल आधात्री के बाहरी परत में पाया जाता है, जिन्हें हम शार्पीस फाइबर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे देखेंगे, अगर हम बोन को काट करके देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देगा हमें, ऑस्टियोब्लास्ट दिखाई देंगी, ऑस्टियोसाइट सेल्स दिखाई देंगी, हैवर्सियन कनाल दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, देखिए हैवर्सियन कनाल और वोल्फ्समैन कनाल जो होता है क्या होता है, हमारे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे यहाँ बोन का। तो ये जो है दिखाई दे रही है ए पर्टिकुलर, ए हैवर्सियन कनाल है, और इनको जोड़ने वाली जो रेखा दिखाई दे रही है उसे हम वोल्फ्समैन कनाल कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि 4 टिश्यूज के बारे में हम पढ़ने वाले थे, 4 ऊतक के बारे में डिस्कस करने वाले थे। चलिए, चारों ऊतक में हमने 2 ऊतक तो देख लिया है। पहला कौन सा था भैया, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हमने जान लिया था कि भैया इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कहीं ना कहीं इनका अदर भी काम होता है, दूसरा काम भी होता है। किसी का देखा था हमने कि कहीं सिक्रीशन भी करती थी यानी स्रावित भी करती थी कोई चीज, और कहीं कहीं पे संश्लेषण भी करती हैं। लेकिन प्रोटेक्शन के अपार्ट हमने दूसरा टिश्यू, जो दूसरा ऊतक पढ़ा था, उसका नाम था संयोगी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में हमने जिक्र किया था और बताया था उसके डेफिनेशन के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो हमारे शरीर के सारे अंगों को जोड़ के रखते हैं, इवन उनका प्लेस या उनकी जगह कोई चेंजेस नहीं होता उनके जगह में तब भी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टिश्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, जो नेक्स्ट ऊतक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको हम जान लें। तो जो नेक्स्ट ऊतक हम बात किए थे वो है तंत्रिका ऊतक। क्या है भैया, तंत्रिका ऊतक। थोड़ा तंत्रिका ऊतक के बारे में प्यार से पढ़ लेते हैं, तो हम बोलते हैं उसे तंत्रिका ऊतक। क्या बोलते हैं भैया, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है थोड़ा जान ले भैया हम कि तंत्रिका ऊतक क्या है। तो इसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अच्छा, नर्वस टिश्यू की हम बात करें दोस्त, तो एक बात जरूर ध्यान रखियो कि जब भी हम नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं तो हमारे जहन में या हमारे दिमाग में बस एक ही डायग्राम उठता है, वो है तंत्रिका यानी न्यूरॉन। उसके अलावा हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है ज्यादा। लेकिन नर्वस टिश्यू, हमने बोला था कि जब भी हम टिश्यू या ऊतक टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे कि कोशिकाओं का वह समूह जो किसी साझे फंक्शन को करती हैं। जरूरी नहीं कि उनकी संरचना समान हो या उनका क्या हो, कार्य समान हो, लेकिन उनकी उत्पत्ति समान होगी। तो हम जब नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं तो अभी तक की क्लासेस में जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें माहौल बनाया गया है, वो केवल तंत्रिका के बारे में पढ़ाया गया है। लेकिन तंत्रिका के अलावा भी और सारी कोशिकाएं और सारे ऊतक होते हैं हमारे इस नर्वस टिश्यू में। तो हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो चलिए एक बार उनका जिक्र कर लें कि भैया कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जब भी हम नर्वस टिश्यू का जिक्र करेंगे दोस्त, नर्वस टिश्यू का जिक्र करेंगे तो देखते हैं कौन कौन सा होगा भैया। तो पहला हमारे पास जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं न्यूरोग्लाया। क्या बोलते हैं भैया, न्यूरोग्लाया या ग्लायल सेल कहते हैं, ग्लायल कोशिका कहते हैं, न्यूरोग्लाया। एक हम तरीका पढ़ेंगे, एक जो कोशिका पढ़ेंगे या टिश्यू पढ़ेंगे बोलेंगे न्यूरोग्लाया है। चलिए दूसरा हमारे पास नर्वस टिश्यू में जो है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल कोशिका या सेल। और तीसरा हमारे पास जो होता है उसे क्या कहते हैं भैया, उसे बोलते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल यानी तंत्रिकीय श्रवण सेल, न्यूरो सेक्रेटरी कोशिका, न्यूरो सेक्रेटरी कोशिका। फिर भैया क्या होगा, न्यूरो सेक्रेटरी कोशिका के बाद देखें अगर हम, तो हमारे पास जो चौथा है तब जाके हम पढ़ते हैं किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में या तंत्रिका के बारे में। न्यूरॉन या तंत्रिका लिख लें। चलिए अच्छी बात है, लिख लिया हमने। तो अभी तक हमने जो अपने बुक के हिसाब से पढ़ा है, जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 11th में आप अगर हैं तो क्लास 10 तक केवल न्यूरॉन का ही जिक्र आपके किताब में दिया हुआ है। तो इन 3 के बारे में तो आपने एकदम नहीं पढ़ा है। क्यों, क्योंकि जब भी नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक की बात होती थी तो जिक्र बस न्यूरॉन पे ही रुक जाता था। लेकिन हमें जिक्र को न्यूरॉन पे नहीं रोकना है, थोड़ा सा हमें जानना है। ऐसा नहीं है कि हम कोशिकाओं के उसी समूह को ऊतक कहेंगे जो समान कार्य करते हो। कोशिकाओं का वह समूह जो भले समान कार्य करता हो चाहे ना करता हो, लेकिन रिजल्ट उनका जो है वो एक साझा कार्य हो, तब हम उसे ऊतक बोलते हैं। तो हम न्यूरॉन के बारे में तो डेफिनेटली बहुत प्यार से पढ़े हैं और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो न्यूरोग्लाया जिसे हम कह रहे हैं, ग्लायल सेल जिसे कह रहे हैं, इन न्यूरोग्लाया का जिक्र करें जो आज तक हमने कभी किया ही नहीं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं। इन न्यूरोग्लाया पूरे तंत्रिका ऊतक का 50% हिस्सा बनाती है। यानी तंत्रिका ऊतक में जितनी भी कोशिकाएं होंगी उसकी 50% जो कोशिकाएं होंगी वो कौन बनाएगा, न्यूरोग्लाया होंगी। न्यूरोग्लाया यानी 50% हिस्सा तो आप जानते ही नहीं हो।
ठीक है, तो न्यूरोग्लाया देखेंगे। फिर हम एपेंडाइमल कोशिका की बात करेंगे कि एपेंडाइमल क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि न्यूरोसिक्रेटरी कोशिका क्या होती है। फिर हम बात करेंगे कि ये तंत्रिका या न्यूरॉन क्या होता है, जिसके बारे में हम पहले से ही बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जिसके बारे में हम बचपन से ही लगभग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं किससे, न्यूरोग्लाया से, कि न्यूरोग्लाया होता क्या है। पहले इसको समझ लें दोस्त, न्यूरोग्लाया होता क्या है। न्यूरोग्लाया होता क्या है इसको समझने की कोशिश करें अगर, तो न्यूरोग्लाया देखेंगे तो जिसे हम ग्लू सेल भी कहते हैं। ग्लू मतलब होता है गोंद। ग्लू मतलब क्या होता है दोस्त, गोंद होता है। चलिए गोंद की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, गोंद की बात कर रहे हैं। चलिए इसे हटा लें, थोड़ा सा प्यारा सा बना लें। गोंद की बात कर रहे हैं, न्यूरोग्लाया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो समझते हैं इनका कार्य क्या होता है या कैसे होते हैं। जब भी हम बात करेंगे न्यूरोग्लाया की, तो हमने बताया कि न्यूरोग्लाया 50% हिस्सा बनाती है हमारे तंत्रिका ऊतक का। चलिए अच्छी बात है। अगर हम अपने तंत्रिका तंत्र का ध्यान दें तो हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र जो होता है दो भागों में विभाजित होता है। एक को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरे को बोलते हैं क्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम बात करेंगे तो हम न्यूरोग्लाया को देखें तो हमारे यहाँ केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र में इनका नेचर या इनका नाम अलग अलग होता है, लेकिन बनाती क्या है, 50% हिस्सा बनाती है हमारे तंत्रिका ऊतक का। चलिए अच्छी बात है। तो हम जान लें कि भैया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अगर है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात कर लें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात कर लें, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, सीएनएस की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्त, सीएनएस की बात कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, देख लें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा। और फिर हम बात कर लें कि हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या माहौल होगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र की हम बात कर रहे हैं, यानी ये हम बोल दें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब पीएनएस। हम जिक्र करने वाले हैं किसका भैया, हम जिक्र करने वाले हैं न्यूरोग्लाया का। तो हम देखते हैं कि हमारे तंत्रिका तंत्र को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जिसके हम पढ़ते हैं मस्तिष्क के बारे में और मेरुरज्जु के बारे में, यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। फिर हम परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग ब्रांचेज पढ़ते हैं इनके बारे में। तो हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, यानी हम अपने मस्तिष्क और मेरुरज्जु में देखें तो ये न्यूरोग्लाया जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। 3 नाम दिए गए हैं उनके, कौन कौन से भैया, नाम जान लीजिए फिर उसके काम जान लेंगे। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें न्यूरोग्लाया को अलग अलग नाम दिया गया है। एक का नाम होता है एस्ट्रोसाइट, बहुत बार पूछा गया, एस्ट्रोसाइट। दूसरा जो होता है सेल, उसे हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या बोलते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। और तीसरा हमारे पास जो होती है क्या होती है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोग्लाया। क्या बोलते हैं भैया, माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लाया, ये 3 तरह की न्यूरोग्लाया पाई जाती है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। फिर हम बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र में, तो नाम आपने सुना होगा, पहला स्वान सेल। क्या भैया, स्वान सेल, स्वान कोशिका। और तीसरा जो दूसरा जो होता है वो क्या होता है भैया, सैटेलाइट कोशिका। सैटेलाइट कोशिका। चलिए अच्छी बात है, इनके बारे में थोड़ा जान लें हम कि होता क्या है, आखिर में इनके अलग अलग नाम क्यों हैं। कुछ ना कुछ इनका कार्य प्रणाली तो अलग अलग होगा, इसीलिए इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन एक बात अपने जहन में रखिएगा कि जब भी हम तंत्रिका ऊतक का जिक्र कर रहे होंगे तो 50% हिस्सा यही न्यूरोग्लाया ही बना रही है, जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 3 नामों से जानते हैं। एक को बोलते हैं एस्ट्रोसाइट, दूसरे को बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट और तीसरे को बोलते हैं क्या, माइक्रोग्लाया। अगर हम परिधीय तंत्रिका तंत्र का जिक्र करें यानी पीएनएस का जिक्र करें, तो यही हमारा जो न्यूरोग्लाया है वो 2 तरह का होगा, एक होगा स्वान सेल और दूसरा होगा सैटेलाइट सेल। ठीक है, अब हम इनके अलग अलग काम देखते हैं। तो पहले हम एस्ट्रोसाइट के बारे में जानेंगे कि भैया एस्ट्रोसाइट क्या होता है। जबकि आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आपके नीट एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस लेवल तक जाके अपनी तैयारी को अंजाम देना है, किस लेवल तक जाके अपनी तैयारी को आप खत्म कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो एनसीईआरटी गागर में सागर आपको पता ही होगा। तो पहले हम जानते हैं कि एस्ट्रोसाइट क्या होता है भैया और एक काम कैसे करता है। तो पहले हम जानेंगे एस्ट्रोसाइट के बारे में, एस्ट्रोसाइट के बारे में।
एस्ट्रोसाइट के बारे में थोड़ा हम जान लें, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये भी समझ लें कि भैया हम इन्हें क्या कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं न्यूरोग्लाया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न्यूरोग्लाया सेल हैं, यही यही तो न्यूरोग्लाया सेल है। ग्लाया मतलब हम बोल रहे हैं ग्लू, यानी गोंद, यानी गोंद की तरीके की होंगी। लेकिन पहले हम समझ लें होती कैसी है। तो मान लीजिए हमने एक बना लिया तंत्रिका, यहाँ पे हंसता खेलता सा हमने एक तंत्रिका बनाया मस्त सा। फिर यहाँ दूसरा तंत्रिका बना लिया, मान लो चाहे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं बना लो। तो जो न्यूरोग्लाया होती है इन्हीं तंत्रिकाओं के मध्य पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम कलर थोड़ा चेंज कर दें तो ऐसे ऐसे तंत्रिकाओं के बीच में ऐसे ऐसे पाई जाती होंगी। चलिए अच्छी बात है, ये हमारी हो गई ऐसे ऐसे न्यूरोग्लाया इनके चारों तरफ होंगी। अब कहाँ पे होंगी, क्या काम करती होंगी, उसके हिसाब से हमने 5 नाम तो देख ही लिया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र को मिला के। चलिए जो 5 नाम देख लिया है तो हमने एस्ट्रोसाइट के बारे में जानना है कि एस्ट्रोसाइट होता क्या है। तो एक बार याद रखिएगा कि जो भी आपका दिमाग है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ब्रेन बना ले, यहाँ हमने क्या बना लिया, दिमाग बना लिया। एक रफली आइडिया लगा लीजिएगा, हमने यहाँ बना लिया क्या, दिमाग। और दिमाग देखेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क को भी क्या है, रक्त की जरूरत होती होगी। क्यों? क्योंकि रक्त के माध्यम से ही वो पोषण प्राप्त करता होगा या अपने अंदर होने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसे बाहर निकालता होगा। तो रक्त की जरूरत तो पड़ती होगी। तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है रक्त लेके यहाँ पहुंचती होगी, और रक्त लेके पहुंचती होगी कोरोनरी आर्टरी, तो करती क्या होगी, ये भी कैपिलरीज बनाती होगी, बहुत सारी वाहिकाएं बनती होंगी, नलिकाएं बनती होंगी, जिसके तहत इंश्योर किया जाता होगा कि रक्त के यानी मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को रक्त के संचार या रक्त की सप्लाई की जा सके। अच्छी बात है। तो मान लीजिए हमारा एक तंत्रिका है, तो हर तंत्रिका को इंश्योर किया जाता होगा कि भैया आपको खून मिलेगा, आपको पोषण मिलेगा, और आपका द्वारा बनाया गया जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी हम लेंगे, बाहर निकालेंगे उसे। रक्त का यही काम है। तो ठीक, क्योंकि हम संयोगी ऊतक में पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं, इसी को देखें, अगर देखें, इसी तंत्रिका को देखें, तो मान लीजिए जो तंत्रिका आती होगी तो यहाँ ब्लड सप्लाई भी होता होगा, यहाँ रक्त की सप्लाई तो होती होगी। तो मान लीजिए कोई कैपिलरी रक्त लेके आई, तो ये रक्त लेके आ रही है, तो रक्त लेके ऐसे तो आ नहीं रही होगी। डेफिनेट सी बात है, हमारे मस्तिष्क के इस कोशिका के लिए ये पोषण पदार्थ लेके आती होगी, एकदम डन है, हाँ या नहीं? आती होगी ना? हाँ आती होगी। भैया जब पोषण पदार्थ लेके आती है तो होता क्या है, जो पोषण पदार्थ जो भी लाती है तो ये डायरेक्टली हमारे तंत्रिका को नहीं दे पाती। होता क्या है कि जैसे पोषण पदार्थ लेके आती है, हमारी एस्ट्रोसाइट जाती है इस नलिका के पास और एस्ट्रोसाइट से चिपक जाती है। और एस्ट्रोसाइट क्या होती है, इस नलिका से चिपक जाती है और पूछती है कि भैया क्या लाए हो, भैया क्या लेके आए हो, जो भी लाए हो हमें दे दो, जो भी लाए हो हमें दे दो। तो जो भी रक्त वाहिनी के थ्रू आया होता है वो हमारा एस्ट्रोसाइट क्या करता है, रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद वो देखता है कि भैया जो हमने रिसीव किया है क्या वो हमारे तंत्रिका को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अगर नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा, तो तंत्रिका को नुकसान न पहुंचाए तो इस चीज को इंश्योर कर लेता है कि अगर तंत्रिका को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ नहीं है तो फिर से धीरे धीरे टहलते हुए जाता है और हमारे तंत्रिका को जो भी ये रिसीव किया है वो दे देता है, अगर चीजें सही हैं तब। लेकिन मान लीजिए कि जो चीज रिसीव किया है रक्त के तहत एस्ट्रोसाइट ने, अगर उसे लगा कि नहीं ये तो सही नहीं है, इससे हमारे तंत्रिका को नुकसान हो सकता है। और ऐसा क्यों, इतना हमने प्रोटेक्शन या बैरियर क्यों लगा रखा है, तो हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारी तंत्रिका यानी जो हमारी न्यूरॉन होती है वो कभी डिवाइड नहीं करती। यानी जिस न्यूरॉन के साथ हम पैदा होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूरॉन के साथ हमारी डेथ भी होती है, उतने ही नंबर ऑफ न्यूरॉन के साथ हम मर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन के अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती है, क्योंकि उनके पास सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज के साथ पैदा हुए हैं और उस चीज के साथ अगर मरना है तो मेंटेन तो हम करके रखेंगे ना दोस्त, कि उसको किसी तरह का हार्म ना पहुंचा सके, क्योंकि हम उसे नया बना नहीं सकते। तो अगर कोई चीज लगेगी कि नहीं भैया ये सही नहीं है, तो ये एस्ट्रोसाइट, यही एस्ट्रोसाइट क्या होगा, माइक्रोग्लाया के पास जाएगा। किसके पास? माइक्रोग्लाया के पास। और माइक्रोग्लाया से कहेगा कि भैया हमने गलत चीज रिसीव कर ली है, आप हमें खा के खत्म कर दो, आप हमें खा के खत्म कर दो। तो ये जो माइक्रोग्लाया होता है इसका रोल आपको पता चल गया होगा, ये भक्षकाणु के तरीके से रोल अदा करती है, यानी मैक्रोफाज की तरह से। और एस्ट्रोसाइट जो है हमारा वो क्या है, इसी एस्ट्रोसाइट को हम बोलते हैं क्या, कि भैया ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। एस्ट्रोसाइट क्या बनाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बनाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर।
ये सवाल बहुत बार आपके यहाँ पूछा गया है कि भैया एस्ट्रोसाइट क्या होता है, क्या करता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। बहुत सारे बच्चे इसे बस रट लेते हैं, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि ब्लड ब्रेन बैरियर हम कह रहे हैं यानी रक्त मस्तिष्क अवरोध किसे कह रहे हैं, यानी रक्त के बीच में और मस्तिष्क के बीच में एक अवरोध तो बना हुआ है ना हमारा एस्ट्रोसाइट, कि भैया खराब चीज को हम रिसीव ही नहीं होने देंगे। तो दो लोगों का फंक्शन तो आपको पता चल गया कि माइक्रोग्लाया जो होगा हमारे सीएनएस में, उसका नेचर क्या होगा, वो भचखाड़ू होगा, वो चीजों को खा के खत्म कर देगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, एस्ट्रोसाइट जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता होगा। तीसरा हमारे पास बचा इसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बचा हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट। दो का फंक्शन आपको पता चल गया। चलिए तीसरे की ओर प्रोसीड करेंगे, तो तीसरे का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट का जब हम जिक्र करेंगे, जब भी हम ओलिगोडेंड्रोसाइट का जिक्र करेंगे, तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन शीथ बनाती है, माइलिन का आस्तर बनाती है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यूरॉन हो गया, तो हमने बोला कि जो न्यूरोग्लाया होती है वो न्यूरॉन के चारों तरफ ऐसे होती है, इस तंत्रिका के चारों तरफ ऐसी होती है। तो जब तंत्रिका के चारों तरफ ऐसी होती है, तो कुछ जो हमारी न्यूरोग्लाया होती है तंत्रिका के एकदम सरफेस पे अटैच हो जाती है। जैसे मान लीजिए पेन हो गया और हमने इसको ऐसे एकदम चारों तरफ से रैप कर लिया अपने हाथ से। इस हाथ को आप समझिएगा कि ये न्यूरोग्लाया है, तो न्यूरोग्लाया ने रैप कर लिया, ऐसे बांध दिया है। तो अगर इस हमारे पेन को कोई काटे तो उसके साथ हमारा हाथ भी आएगा, एक ऊपर से कवर बन रहा होगा, लेयर बन रहा होगा। तो इसी लेयर, न्यूरोग्लाया के द्वारा बनाए गए इसी लेयर को हम बोलते हैं क्या, माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बात करेंगे, यानी माइलिन आवरण का या आस्तर का बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, तो कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में याद रहे तो हम बोलते हैं क्या, माइलिन आस्तर बनाती है। क्या बनाते हैं भैया, माइलिन आस्तर यानी माइलिन शीथ बनाती है। कहां पे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। याद रहे क्योंकि आपसे सवाल गलत कराया जा सकता है, क्योंकि आपने शुरू से ही पढ़ा है कि जो माइलिन शीथ या माइलिन का अस्तर होता है वो बनाया जाता है किसके द्वारा, श्वान सेल के द्वारा। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाए और पूछ लिया जाए कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन अस्तर का फॉर्मेशन कौन करता है, निर्माण कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ओलिगोडेंड्रोसाइट, न कि श्वान सेल। क्लियर है। तो तीनों का काम आपको पता चल गया। अब बचा आपके पास क्या भैया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र का बचा क्या, सैटेलाइट और श्वान सेल। क्या बचा, सैटेलाइट और श्वान सेल, यानी श्वान सेल बचा, श्वान कोशिका, श्वान कोशिका। और दूसरा क्या बचा भैया, सैटेलाइट कोशिका बची। सैटेलाइट कोशिका। ठीक है, श्वान कोशिका और सैटेलाइट कोशिका बची। चलिए अच्छी बात है, श्वान कोशिका और सैटेलाइट कोशिका के बारे में बात कर लें तो जो श्वान सेल होती है वो माइलिन आस्तर बनाती है। कहां पे भैया, परिधीय तंत्रिका तंत्र में। माइलिन शीथ बनाती है कहां पे, परिधीय तंत्रिका तंत्र में। कहां पे भैया, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र में। और सैटेलाइट कोशिका की बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में ये भी भचकाणु का काम करती हैं, यानी इनका भी काम जो होता है माइक्रोग्लाया के समान ही होता है, लेकिन ये कहां पाई जाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं। ये तो हमारा हो गया न्यूरोग्लाया का जिक्र। अब हमारे पास दूसरा जो था उसका नाम है, दूसरी जो कोशिका हमारे इसी तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक में पाई जाती है उसका नाम है न्यूरोसेक्रेटरी सेल। क्या नाम है, न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका, तंत्रिका श्रवण कोशिका बोलते हैं इसे। तो न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका बोलते हैं इसे। न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका का जिक्र करें अगर हम, तो अगर आपको एक चीज याद होगा, जब हमने पढ़ा था किसके बारे में, जब हम पढ़ रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण पढ़ रहे थे, तो हमने कहीं हाइपोथैलेमस का जिक्र किया था। और इसी हाइपोथैलेमस से लगा हुआ हमारे पास क्या थी, पीयूष ग्रंथि हुआ करती थी, याद होगा। फिर हमने देखा था कि हमारा हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन सा, एक मोचक और एक इनहिबिटर, यानी एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। तो जो हमारा इंटीरियर यानी जो हमारे पीयूष ग्रंथि का अग्र हिस्सा है, अगर इसमें देखें तो हमारे हाइपोथैलेमस में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कुछ केमिकल्स बनाती हैं, और इनके द्वारा रिलीज किया हुआ केमिकल
इनके द्वारा रिलीज किया हुआ केमिकल जो है हाइपोफाइसियल सिस्टम के थ्रू आता है, कहां पे, हमारे अग्र लोब में आता है, आगे वाले लोब में आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, और उसको इंड्यूस करता है कि भैया आप अपना सिक्रीशन दीजिए। लेकिन पीछे वाले लोब की बात करें तो यहां जो हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, तो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो जो भी संश्लेषित करती हैं, जो भी रासायनिक पदार्थ संश्लेषित करती हैं, वो डायरेक्टली मोचित करती हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। यानी हमारे मस्तिष्क में ही कुछ कोशिकाएं ऐसी पाई जाती हैं जो तंत्रिका, जो हमारा आवेग है उसको रन करने के अलावा, आवेग को आगे बढ़ाने के अलावा, उनका काम ये भी होता है कि भैया एक कुछ चीजें, कुछ रासायनिक पदार्थ बनाती भी हैं और उनको क्या करती हैं, स्रावित भी करती हैं। तो ऐसे कोशिकाओं को हम बोलते हैं क्या, न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका, यानी तंत्रिकीय श्रवण सेल। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे, ये तो न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका हो गई। फिर हम आगे की बात करें तो हमारे पास तीसरा जो सेल है उसको हम बोलते हैं एपेंडाइमल कोशिका। क्या बोलते हैं, एपेंडाइमल कोशिका। हाँ, एपेंडाइमल। तो एपेंडाइमल कोशिका का जिक्र कर लें तो एपेंडाइमल कोशिका होती क्या है भैया, एपेंडाइमल, एपेंडाइमल कोशिका को देखें तो अगर हम अपने दिमाग को काट के देखें, अपने मस्तिष्क को काट के देखें, तो हमारा मस्तिष्क क्या होता है, कहीं ना कहीं खोखला होता है। ये जो हम मस्तिष्क का डायग्राम बनाते हैं ऐसे, तो हमारा मस्तिष्क क्या होता है, खोखला होता है, नारियल के तरीके का होता है। तो जो खोखला सरफेस होता है हमारे मस्तिष्क का, जैसे मान लीजिए हम एक लेटरल डायग्राम ले लें, थोड़ा सा खोल के जताने की कोशिश करें, तो ये हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट हो गया, ये थैलमस हो गया, ये हमारा मिड ब्रेन हो गया, और पीछे पश्च ब्रेन बना लें ऐसे। तो हमारे पार्ट में क्या होता है, ब्रेन के इस हिस्से में क्या होता है, खोखला हिस्सा पाया जाता है। जो खोखला हिस्सा पाया जाता है, तो इस खोखले हिस्से में हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी सीए से भरा होता है। क्या भरा होता है, सीएस से भरा होता है। ऐसे हमारे ब्रेन के उन हिस्सों में जहाँ पे रक्त का संचार नहीं हो पाता कैपिलरीज के तहत, वहाँ पे कैपिलरीज गुच्छा बना के, प्लेक्सस बना के क्या करती हैं, सीएसएफ ड्रेन करती हैं, यानी प्लाज्मा ड्रेन करती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये प्लाज्मा जो है हमारे मस्तिष्क लेके हमारे सेंट्रल कैनाल यानी हमारे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक रन करता है, फ्लो होता रहता है। जब फ्लो होता रहता है तो हमारे मस्तिष्क के इसी जो वेंट्रिकल्स हैं, जो मस्तिष्क में पाई जाने वाली निलय हैं, उसमें ये जो एपेंडाइमल कोशिका होती हैं क्या होती हैं, सिलिएटेड होती हैं, पचमाभिकी पाया जाता है, इसमें सिलिया पाया जाता है। और इस सिलिया के हेल्प से करती क्या है, जो हमारे अंदर ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसे क्या करती है, मूव कराती रहती हैं। यानी कुछ कोशिकाओं का काम देखिए, यहाँ पे भी आवेग का संचरण नहीं है, बल्कि ये क्या कर रही हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को क्या कर रही हैं, आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करा रही हैं। फिर हमारे पास तीसरा आता है क्या, चौथा आता है तंत्रिका। तंत्रिका आता है यानी न्यूरॉन आता है। तो तंत्रिका का जिक्र करेंगे यानी न्यूरॉन का जब हम जिक्र करेंगे तो न्यूरॉन के बारे में लगभग आपको सारी बातें पता है। न्यूरॉन जब हम पढ़ते हैं तो हम एक प्यारा सा डायग्राम भी बनाते हैं ऐसे न्यूरॉन का एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं, और मैक्सिमम डिटेल तो हम पढ़ चुके हैं, किसमें, मैक्सिमम डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कहाँ पे, हम नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र में ही पढ़ चुके हैं। हमने ये भी बताया था कि न्यूरॉन को अगर हम देखें ऐसे, न्यूरॉन को देखें, अपने तंत्रिका को ऐसे देखें, तो हमारे पास देखें तो उसका तंत्रिका काय होता है, यानी सेल बॉडी होती है। तंत्रिका काय, दो हिस्सों में हम बांटते हैं अपने यहाँ न्यूरॉन को, तंत्रिका काय यानी सेल बॉडी। क्या होती है, सेल बॉडी। और क्या होता है दूसरा भाई, तो दूसरा जो हिस्सा होता है हमारे इस न्यूरॉन का, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस मतलब होता है उभार। क्या होता है, उभार बोलते हैं, प्रोसेस निकला होता है। अब ये प्रोसेस देखते हैं, ऐसे ऐसे प्रोसेस निकला होता है। प्रोसेस जो निकला होता है वो प्रोसेस का अपना क्या होता है, गुण होता है, कार्य करने का तरीका होता है। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आवेग को, जो भी आवेग डेवलप होगा उस आवेग को कहां ले जाएंगे, संचरित करेंगे, सेल बॉडी की तरफ। क्या करेंगे, सेल बॉडी की तरफ संचरित करते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट बोलते हैं, एफरेंट इन नेचर, आर्टेरियोल नहीं सॉरी, एफरेंट बोलते हैं यानी अपवाही बोलते हैं। और कुछ जो हमारे उभार होते हैं वो सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं हमारे आवेग को, तो उसे हम कहते हैं अपसारी यानी ईफरेंट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ प्रोसेस जो है दो तरीके का होता है, एफरेंट और ईफरेंट। तो जो कोशिका काय की तरफ आवेग को लेके जाता है वो एफरेंट नेचर में जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, डेंड्राइट्स। और जो कोशिका काय से दूर ले जाता है उसे हम कहते हैं क्या, एक्सॉन। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं।
तो जब भी हम तंत्रिका की बात करते थे तो इन बातों का जिक्र तो करते ही करते हैं, लेकिन तंत्रिका ऊतक को अगर हम देखें या तंत्रिका कोशिका को देखें तो तंत्रिका कोशिका एक टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका की तरीके से ही होती है। एक कैरेक्टराइज्ड होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ चीजें पाई जाती हैं जो नॉर्मल यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है। उसमें पहला है हमारा निसेल्स ग्रेन्यूल। क्या है भैया? निसेल्स ग्रेन्यूल है। निसेल्स ग्रेन्यूल होता क्या है? चूंकि आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि हमारी जो तंत्रिका होती है वो डिवाइड नहीं करती है, तो जो जन्म होने के पास साथ साथ हमारे पास कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वही हमारे मरते दम तक हमारे साथ रहती हैं। मरते तक हमारे साथ रहती हैं तो डेफिनेट सी बात है यहाँ वियर एंड टीयर ज़्यादा करना पड़ता होगा, इसको रिपेयर और मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ता होगा। तो यहाँ प्रोटीन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कणिकाएं पाई जाती हैं। इसी को निसेल्स नामक साइंटिस्ट ने तंत्रिका काय में यानी सेल बॉडी में देखा था और बोला था क्या कि ये निसेल्स ग्रेन्यूल है। फिर हमारे इसी तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका टिश्यू में देखेंगे तो कुछ पाई जाती हैं ऐसे न्यूरोफाइब्रिल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल क्या करती हैं? हमारे तंत्रिका का स्केलेटन बनाती हैं, यानी आधारीय यानी ढांचा जो हमारे तंत्रिका का जो ढांचा होता है, कंकालीय ढांचा होता है, वो न्यूरोफाइब्रिल बनाती है। न्यूरोफाइब्रिल पूरे तंत्रिका में पाई जाती है, पूरे न्यूरॉन में पाई जाती है, जबकि निसेल्स ग्रेन्यूल केवल सेल बॉडी वाले इलाके में पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं और न्यूरॉन के बारे में काफी समय से पढ़ रहे हैं और नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी इसको देख चुके हैं हम लोग। तो हम बताते हैं क्या कि जो हमारी तंत्रिका होती है होती क्या है। तंत्रिका के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तंत्रिका के बारे में जब भी बात करेंगे तो तंत्रिका जो हमारी होती है उसमें जब हम देखेंगे तो ये स्पेशलाइज या कैरेक्टराइज्ड होती है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका तो होती ही होती है, लेकिन इसके एक कैरेक्टर और होता है कि यहाँ पे निसेल्स ग्रेन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल पाई जाती हैं, जो कि एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में लगभग ज़्यादा नहीं पाई जाती या नहीं पाई जाती। ठीक है, इसकी बात कर लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऊतक है, नेक्स्ट ऊतक जिसका जिक्र करने वाले हैं वो है हमारा पेशीय ऊतक। क्या है भैया? पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। पेशीय ऊतक है। पेशीय ऊतक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले पार्ट में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लें इनके बारे में। तो हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी वेट का जो है लगभग 40% हिस्सा कौन बनाता है? हमारे पेशीय ऊतक बनाते हैं। बॉडी वेट का कितना? 40 से 50% हिस्सा हमारा मस्कुलर टिश्यू बनाता है। अच्छी बात है। जब हम पेशीय ऊतक की बात करेंगे तो कार्य के आधार पे या संरचना के आधार पे या इनके नियमन के आधार पे देखें तो हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। हम बोलते हैं कि 3 तरह की पेशियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। पहले को हम बोलते हैं क्या? कंकालीय पेशी। क्या बोलते हैं? कंकालीय पेशी। कंकालीय पेशी। दूसरा हमारे पास जो होता है कंकालीय पेशी के बाद, उसको हम बोलते हैं, मान लीजिए इसको लिख लिया, स्केलेटल मसल। क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल बोल दिया हमने। अच्छी बात है। फिर हमारे पास कंकालीय पेशी के बाद जो होगा, कंकालीय पेशी के बाद जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं, सिंपल सी बात है, स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशी। क्या बोलते हैं? चिकनी पेशी बोलते हैं। फिर हमारे पास तीसरा जो होता है, यानी इस चिकनी पेशी को स्मूथ मसल बोल दें। फिर जो हमारे पास तीसरा होता है उसका नाम होता है क्या? हृदय पेशी। हृदय पेशी यानी हम बोलते हैं क्या इसे? कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं भैया? कार्डियक मसल बोलते हैं, यानी हृदय पेशी बोलते हैं। इन तीनों का जिक्र करने वाले हम। पेशी के बारे में हम इतना पता है कि इनकी ऑरिजिन किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म से होती है, अच्छी बात है। फिर हम बात करेंगे, अगर हम देखें इनके बारे में जानने की कोशिश करें तो इनके संरचना के आधार पे, इनके कार्य के आधार पे या इनके नियमन के आधार पे हम 3 तरीकों से बांटते हैं पेशियों को। बोलते हैं कंकालीय पेशी है, चिकनी पेशी है और हृदय पेशी है। लेकिन अगर हम केवल एक एक करके बांटने की कोशिश करें तो इनके नियमन के हिसाब से बांटें अगर, तो हमारे पास 2 तरह की पेशियां हैं। एक को बोलते हैं ऐच्छिक और दूसरे को बोलते हैं अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशियों का मतलब कि जिनका नियमन हमारे अपने कंट्रोल में हो, यानी जिसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन और शिथिलन हमारे अपने मन से होता हो, ऐसी पेशियों को हम बोलते हैं क्या? ऐच्छिक पेशियां।
ऐच्छिक पेशियों का जिक्र करेंगे तो जो हमारी कंकालीय पेशी होती है क्या होती है, वो ऐच्छिक पेशी होती है। क्या होती है, ऐच्छिक होती है। कंकालीय पेशी क्या होती है भैया, ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब हमारे अपने हाथ में होता है, हमारी अपनी इच्छा से क्या होती है, संकुचित होती हैं और शिथिलन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। चिकनी पेशी और हृदय पेशी की बात करें तो इनका कंट्रोल हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, इनका नियमन, तो इसे हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। तो हमारी जो चिकनी पेशी है वो भी अनैच्छिक होती है और जो हमारी हृदय पेशी है वो भी अनैच्छिक होती है। यानी नियमन के हिसाब से बात करें तो हमारे पास दो ही तरह की पेशियां मिलेंगी, ऐच्छिक और अनैच्छिक। फिर हम एक एक करके देखें कि भैया हमने इनको अलग क्यों किया है। तो अगर हम पहले कुछ बारे में जिक्र करें, यानी कंकालीय पेशी के बारे में जिक्र करें, किसके बारे में, कंकालीय पेशी। कंकालीय पेशी यानी स्केलेटल मसल के बारे में बात करें, स्केलेटल मसल के बारे में बात करें, तो एक बात तो जरूर ध्यान लीजिए, कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं क्या, कंकालीय पेशी। तो ऐसी पेशियां जनरली हमारे शरीर का जो स्केलेटन है, हमारे शरीर का जो ढांचा है उससे जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन पेशियों को हम बोलते हैं क्या, कंकालीय पेशी। और इनका नियमन अगर हम देखें तो हम जैसा कि बोल रहे हैं कि क्या होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। क्या होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, यानी इनका नियमन हमारे अपने कंट्रोल में होता है। हम जब चाहें इनको कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, यानी संकुचित करा सकते हैं, और जब चाहें रिलैक्स करा सकते हैं। ठीक है, एक तो ऐच्छिक हो गई। दूसरे अगर हम देखें तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी बहुत सारा केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती है, अच्छी बात है। फिर हम बात करें बहुकेंद्रकीय होने के साथ साथ इसके बारे में जाने, तो बहुकेंद्रकीय तो होता ही होता है, ऐच्छिक होता है, बहुकेंद्रकीय होता है, लेकिन शाखाएं ना पाई जाती हैं, अशाखित होती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है पहले से ही, अशाखित होती हैं, इनमें कोई शाखा नहीं पाई जाती है। इनको हम देखें डायग्राम वाइज देखें अगर, तो अभी हम इनका स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, मान लीजिए हम सोचे कि एक पेशी काट के देखें हम, सॉरी हमने क्या किया, एक कंकालीय पेशी काट के देखा। कंकालीय पेशी जब हम देखते हैं, मान लीजिए हमने एक मसल ली, एक पेशी ली और काट के देखा। जब काट के देखा तो हमने देखा कि इस पेशी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे बंडल्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे बंडल्स के रूप में पेशियां हैं, ऐसे ऐसे बंडल्स के रूप में पेशियां हैं, ऐसे ऐसे। इन बंडल्स के अंदर भी हमने देखा, तो इन बंडल्स के अंदर फर्दर और भी छोटी छोटी ऐसे पेशियां थी, ऐसे फाइबर्स के रूप में, यानी तंतु के रूप में, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे पाया गया, अच्छी बात है। तो जो हमारे पास देखें, अगर एक मसल को काट के देखें, एक मसल को काट के देखें तो मसल बंडल, मसल के अंदर मसल बंडल पाई जाती है। ये मसल के बंडल को हम फैसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसिकल बोलते हैं। फैसिकल बोलते हैं, इस मसल के बंडल को क्या बोलते हैं, फैसिकल बोलते हैं। ये फैसिकल जो होता है आपस में ऐसे ऐसे, मान लीजिए फैसिकल इनके चारों तरफ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। जो इसके अंदर जो मसल हैं, मसल फाइबर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या, माइक्रोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। ये मायोफाइब्रिल आपस में कनेक्टेड होती हैं, या इनके चारों तरफ की जो आस्तरण होता है उसे हम बोलते हैं इंडोमाइसियम, इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम के बाद अगर हम देखें तो फेसिकल्स, एक बंडल्स के चारों तरफ जो लेयर है, अस्तर है, उसे हम बोलते हैं क्या, ईपीमाइसियम। क्या बोलते हैं, ईपीमाइसियम। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पेशी होती है वो मसल फाइबर यानी
पेशीय तंतु से मिलकर बनी होती है। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मायोफाइब्रिल होता है। क्या होता है, मायोफाइब्रिल होता है। इसी कंकाली पेशी के मायोफाइब्रिल को अगर हम काट के देखें तो देखेंगे हमारे अंदर मायोफाइब्रिल के अंदर संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में। कहाँ पे पढ़ा था हमने, तो जो हमारा गमन एवं संचलन चैप्टर था उसमें जब मसल्स के बारे में हम जिक्र कर रहे थे तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे कनेक्टेड है। फिर हम दूसरी पेशी की बात करें तो दूसरी पेशी हमारे पास कौन सी है, चिकनी पेशी है। कौन सी है भैया, चिकनी पेशी है। चिकनी पेशी यानी हमारे पास जो चिकनी पेशी जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, वो स्मूथ मसल है। क्या है, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। चिकनी पेशी को देखें तो ये कंट्रोल वाइज यानी नियमन की बात करें इसकी, तो जो हमारी चिकनी पेशी होती है वो क्या होती है, हमारी अनैच्छिक होती है। क्या होती है भैया, अनैच्छिक होती है, यानी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती है, अनैच्छिक होती हैं। अच्छी बात है, ठीक है। अगर इनका शेप देखें तो ऐसे स्पिंडल शेप की होती हैं और यहां पे एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रिक होता है, केंद्रिका एक होती है, एक केंद्रक पाया जाता है यहाँ पे। चलिए अच्छी बात है, एक केंद्रक पाया जाता है। फिर हम बात करें अनैच्छिक, तो होती है एक केंद्रक पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंग हैं, अंगों में पाया जाता है। जो अनैच्छिक जो हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सबकी लाइनिंग कौन बनाता है, चिकनी पेशी बनाती है। फिर हम बात करें तीसरा हमारे पास, तो हमारे पास है कार्डियक मसल यानी हृदय पेशी। हृदय पेशी की बात करें तो ये भी हमारे यहाँ क्या होती है, अनैच्छिक होती है, यानी हमारे अपनी इच्छा में क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है, यानी इसका संकुचन और शिथिलन हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता है। संरचना अगर हम इनकी देखें तो ये शाखित होती हैं, इनमें शाखाएं पाई जाती हैं। इनमें क्या होती हैं, ऐसी ऐसी शाखाएं पाई जाती हैं। होती तो ये भी एक केंद्र की है लेकिन शाखाएं पाई जाती हैं, इसमें क्या पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग पाई जाती है। और एक कैरेक्टराइज्ड होती हैं किसके द्वारा, इनके पास ऐसे ऐसे चैनल्स पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं, इंटर कैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इंटरकैलेटेड डिस्क बेसिकली क्या होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क को हम कैल्शियम बूस्टर भी बोलते हैं, कैल्शियम बूस्टर भी बोलते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था गमन एवं संचलन वाले पार्ट में कि कैल्शियम की कितनी जरूरत होती है संकुचन और शिथिलन के लिए, तो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है, जगह जगह पे कैल्शियम बूस्टर्स लगाए रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि हृदय की जितनी भी पेशियां हैं वो एज ए यूनिट काम कर सकें। एज ए यूनिट काम करने का मतलब ये है कि यूनिट की तरह काम करें, ठीक है। तो एक साथ हृदय हमारा संकुचित हो और एक साथ क्या हो, उसमें शिथिलन भी हो। एक साथ संकुचन और एक साथ शिथिलन को मेंटेन करने के लिए ऐसा कराया जाता है, एक साथ संकुचन हो और एक साथ शिथिलन हो, तो इसके लिए इंटरकैलेटेड डिस्क की बात हो गई। चलिए अच्छी बात है, इंटरकैलेटेड डिस्क की बात कर ली हमने। तो ये हमारे पास तीन तरह की पेशियां हो गई। तो अभी तक जो हमने पढ़ा संयोगी ऊतक में, संयोगी ऊतक में हमने पढ़ लिया किसके बारे में, हमने पेशियों के बारे में भी जिक्र कर लिया। तो संयोगी ऊतक के बारे में पढ़ा हमने, फिर तंत्रिकीय ऊतक के बारे में पढ़ा, फिर किसके बारे में पढ़ा, पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ा। तो लगभग जितने भी हमारे प्राणी में पाए जाने वाले ऊतक हैं उनका सबका हमने जिक्र कर लिया है। सबका जिक्र हमने कर लिया है तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। जब सबके बारे में जान लेंगे तो एक एक बार एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जब जिक्र किया था किसका, जब हमने जिक्र करना स्टार्ट किया था अपने यहाँ किसका, ऊतक का। ऊतक का जब जिक्र करना स्टार्ट किया था हमने, तो ऊतक में हमने चार चीजें पढ़ी थी। ऊतक का डिफिनेशन हमने पढ़ा था और ऊतक के बाद किस चीज को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था जो पहला ऊतक जिसका जिक्र किया था वो था हमारा उपकला ऊतक, जिसका कहीं ना कहीं काम हमारे शरीर में क्या था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था। दूसरा हमने पढ़ा किसके बारे में, संयोगी ऊतक के बारे में पढ़ा, संयोगी ऊतक के बारे में पढ़ा। तीसरा हमने किसके बारे में पढ़ा, तो तीसरा हमने पढ़ा तंत्रिकीय ऊतक के बारे में। किसके बारे में, तंत्रिकीय ऊतक के बारे में। और चौथा जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, तो तंत्रिकीय ऊतक के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा है भैया, तो इसके बारे में पढ़ा है पेशीय ऊतक के बारे में, पेशीय ऊतक के बारे में। तो हमने चार तरह के ऊतक का जिक्र किया जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई सपोर्ट करता था, कहीं ना कहीं कोई हमारे शरीर में क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कोई ना कोई ऊतक ऐसा है जो हमारे यहाँ शरीर में संचरण का काम करता है, संचरण का काम करता है। तो इस तरह से हमने चार तरह के उपकला का, चार तरह के ऊतकों का जिक्र किया, ठीक है।
अब इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपके यहाँ फ्रॉग, अर्थवर्म और कॉकरोच दिया हुआ है। फ्रॉग, अर्थवर्म और कॉकरोच दिया हुआ है, तो पढ़ते तो हम यहाँ पे हैं, लेकिन जब प्राणी, फ्रॉग, अर्थवर्म आपके यहाँ सिलेबस में है नहीं, हमें पढ़ना है केवल कॉकरोच यानी तिलचट्टे के बारे में। तो जब भी हम तिलचट्टे का जिक्र करेंगे तो हमारे हिसाब से जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे, प्राणी जगत पढ़ रहे होंगे, तो चूंकि तिलचट्टा बिलोंग करता है किससे, आर्थ्रोपोडा से, तो आर्थ्रोपोडा के जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे होंगे तो उसी पार्ट में हम तिलचट्टे का जिक्र कर लेंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पार्ट में हमने केवल, या संरचनात्मक जो स्टडी था, जो हमने एनिमल टिश्यू का जिक्र किया, तो इस पार्ट में हम केवल एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो तिलचट्टा हमारा होगा उसको हम प्राणी जगत में पढ़ेंगे, ताकि आप कोरिलेट कर पाएंगे उसके फीचर्स को, नहीं तो अलग चैप्टर हो जाएगा तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा प्राणी जगत का। ठीक है, तो आगे आने वाला जो स्लाइड है उसके बारे में देखें, जिसको सबसे ज्यादा खुशी देता है आपको, जो है धन्यवाद का। तो करते हैं धन्यवाद, मिलते हैं आपसे, बाय बाय।